Okay, everyone, good evening. गुड इवनिंग एवरीवन। थोड़ा पावर चाहिए, पढ़ने के लिए आए तो पावर लेके आने का क्लासरूम के अंदर। आज से टुडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू गेट प्रैक्टिकल अबाउट अकाउंटेंसी। आपको सबसे पहले एफए की बात करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट्स। फाइनेंशियल अकाउंट्स अगर सीखना है तो ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट आना चाहिए सबको। बैलेंस शीट के फॉर्मेट का फोटो मैंने लास्ट वीक में भेजा था, आप लोग सब ड्रॉ करके आए है सबके पास? ठीक है, फिलहाल उसको देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बोर्ड पे भी है वही सेम फॉर्मेट। अगर ये फॉर्मेट नहीं आएगा तो एफए के कम से कम 3 चैप्टर्स नहीं आएंगे, समझ जाओ। फाइनेंशियल अकाउंट्स में एक चैप्टर है जो हम शुरू करेंगे 2 दिन के बाद, 2 या 3 दिन मैक्सिमम। चैप्टर का नाम है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। व्हाट इज द नेम? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। उसमें आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी होगी, वो शायद टी फॉर्मेट में होगी। पिछले 4 साल से जो बैलेंस शीट आप लोग पढ़ रहे हैं वो कौन सी है? टी फॉर्मेट, जिसके लेफ्ट साइड पे लाइबिलिटीज और राइट साइड पे असेट्स। आप बोलोगे ये भी तो वही है ना? ये भी तो वही है, लाइबिलिटीज और असेट्स, लेकिन असल में ये वर्टिकल है। ये जो असेट्स है ये इसके नीचे है, समझ में आ रहा है? लेकिन जगह नहीं है इसलिए मैं अगले पेज पे गया। सो दिस इज नॉट टी फॉर्मेट, दिस इज वर्टिकल। ऊपर लाइबिलिटीज और नीचे असेट्स, लेकिन नीचे जगह नहीं है इसलिए अगले पेज पे गया। तो ये जो फॉर्मेट है ये आपको आना ही चाहिए। इंटरनल रिको में आपको टी फॉर्मेट दिया होगा या वर्टिकल फॉर्मेट दिया होगा, आंसर में आपको वर्टिकल फॉर्मेट बना। देन अगेन यू हैव अ चैप्टर कॉल्ड बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। एक कंपनी अपने शेयर्स को मार्केट से वापस खरीद लेती है, इट इज कॉल्ड एज बाय बैक। उसमें भी आपको बैलेंस शीट दी होगी, यू विल बी आस्क्ड टू पास द एंट्रीज एंड अगेन प्रिपेयर द बैलेंस शीट। और सबसे बड़ा, सबसे अहम, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कंपनी फाइनल अकाउंट्स, उसमें भी बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। उसमें तो इसके साथ एक और चीज आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। आप लोगों ने जो फॉर्मेट बनाया नोटबुक में, वो फॉर्मेट खत्म होने के बाद उस फॉर्मेट में जितने भी आपने ये नंबर्स लिखे ना, 1 2 3 4 5 से लेकर कहां तक लिखा है लास्ट 1 to 20, ये नोट्स टू अकाउंट्स होंगे जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में लिखूंगा। आज ये पूरा फॉर्मेट एक्सप्लेन करूंगा एक एक चीज का रीजन देके, बट ये जो नंबर्स है नोट्स टू अकाउंट्स, ये मैं आज नहीं करवाता हूँ। इसके बाद मैं आपको करवाने वाला हूँ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो अगर आपको एंट्रीज पास करनी है, एफए सीखना है वेल फ्रॉम द बिगिनिंग, पिछले साल 2 साल ठीक से पढ़े नहीं पढ़े, एसवाई बीकॉम में क्लासेस नहीं भी किया तो भी डरने की बात नहीं है। बस रेगुलर रहो, पंक्चुअल रहो, अटेंटिव रहो, तो आपको सब समझ में आए। आई अश्योर यू, आई गारंटी। ठीक है, स्टार्ट करें। ओके, तो हमारे देश में, इंडिया में जो एक्ट चल रहा है कंपनीज को कंट्रोल करने के लिए, जॉइंट स्टॉक कंपनीज को कंट्रोल करने के लिए जो एक्ट यानी कानून चल रहा है, उसका नाम क्या है? कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013। जितनी भी कंपनीज है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी इज सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट्री एक्ट। गवर्नमेंट कंपनी, इन सब कंपनीज को कंपनीज एक्ट 2013 कंट्रोल करता है। कंपनीज एक्ट 2013 की बुक खरीद के लाओ, उसमें अलग अलग शेड्यूल है, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 अगर आप देखोगे, शेड्यूल 3, तो उसमें आपको ये फॉर्मेट मिलेगा। शेड्यूल 3 हैज 2 पार्ट्स, पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट 1 is about this format, so just see शेड्यूल 3 of the Companies Act 2013, और उसमें क्या देखना है आपको? पार्ट 1 किसके बारे में? फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। और तो पार्ट 2 किसके बारे में? पार्ट 2 इज अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप लोग एफवाईजीसी से एसवाई बीकॉम तक क्या बनाते आ रहे हैं? ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टीवाई बीकॉम में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनेगा, टीवाई बीकॉम में बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। एसवाई बीकॉम में एक चैप्टर था प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, रिमेंबर दिस? प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, प्री एंड पोस्ट। तो उसमें भी हम लोग ने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाया था, वर्टिकल। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में क्या फर्क है? अकाउंट जो होता है वो ज्यादा, अकाउंट जो होता है वो टी फॉर्म में होता है, जिसका डेबिट साइड 2 होता है, क्रेडिट साइड बाय होता है, जिसमें बैलेंस कैरिड डाउन होता है, ब्रॉट डाउन होता है। लेकिन स्टेटमेंट जो होता है वो एक स्टेटमेंट होता है, अकाउंट नहीं होता, उसमें 2 और बाय नहीं होता, उसमें सिर्फ प्लस माइनस होता है, सिर्फ प्लस माइनस। अब एक आम आदमी जो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता है, एक आम इंसान जो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता है, जरूरी थोड़ी है वो कॉमर्स पढ़ा लिखा हो, जरूरी थोड़ी है कि उसको डेबिट और क्रेडिट का लैंग्वेज आए, उसको नॉट नेसेसरी कि उसको डेबिट और क्रेडिट की भाषा आए। तो ऐसे आदमी को समझाने के लिए वर्टिकल फॉर्मेट का यूज किया जाता है। सो वर्टिकल फॉर्मेट
हालांकि सिंपल है, लेकिन क्योंकि हम लोग 4 साल से टी फॉर्मेट पढ़ रहे हैं, डेबिट क्रेडिट लैंग्वेज की हमको आदत पड़ चुकी है, इसलिए हमको ये मुश्किल लगता है, बट ये ज्यादा सिंपल, क्योंकि सीधा सीधा आपको समझाना है ये सब लाइबिलिटीज है, टोटल करो, ये सब टोटल लाइबिलिटीज है और ये सब टोटल असेट्स है। ओके, तो अपर पोर्शन ऑफ द बैलेंस शीट इज, यू कैन सी, अब देखो शुरुआत करते हैं। जब भी आप बैलेंस शीट बनाओगे, सबसे पहले आपको हेडिंग में लिखना है बैलेंस शीट ऑफ डैश। ये डैश में क्या आएगा? डैश में आएगा कंपनी का नाम। फॉर एग्जांपल बैलेंस शीट ऑफ एबीसी लिमिटेड, ये डैश में आएगा कंपनी का नाम। और उसके बाद क्या लिखेंगे? एज एट, एज ऑन में क्या लिखेंगे? एज एट। पहले क्या लिखते थे? एज ऑन, अभी क्या लिखने का? एज एट। एज एट के बाद क्या आएगा? डेट है। जनरली बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड ऑन 31 मार्च, तो जो भी आपका ईयर एंड का डेट है वो यहाँ पे लिखना है। सो ऑलवेज राइट द हेडिंग बैलेंस शीट ऑफ सो एंड सो कंपनी एज एट 31 मार्च वॉट एवर ईयर इट इज। अब जब बैलेंस शीट ड्रॉ करेंगे तो उसमें देखो कॉलम्स कितनी है, टोटल है 4 कॉलम। फर्स्ट इज पर्टिकुलर्स, सेकेंड इज नोट नंबर, थर्ड इज इनर कॉलम, फोर्थ इज आउटर। बट प्रैक्टिकली जब आप किसी कंपनी की बैलेंस शीट देखोगे प्रैक्टिकली, तो उसमें आपको इनर आउटर नहीं मिलेगा, एक ही कॉलम मिलेगा। लेकिन आपको इनर आउटर नहीं मिलेगा तो उसके बदले क्या मिलेगा? इनर आउटर के बदले आपको मिलेगा करंट ईयर और प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। फॉर एग्जांपल शेयर कैपिटल प्रीवियस ईयर कितना था, करंट ईयर कितना है। रिजर्व्स एंड सरप्लस प्रीवियस ईयर कितना था, करंट ईयर कितना है। सो दैट वी कैन मेक द कंपैरिजन। प्रैक्टिकली जब बैलेंस शीट देखोगे तो उसमें जो 2 कॉलम्स होगी वो इनर आउटर नहीं होगी, क्या होगी? प्रीवियस ईयर, करंट ईयर। लेकिन हमारे पास जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सारे करंट ईयर के, सो हमारे पास प्रीवियस ईयर का कॉलम नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे बनाएंगे इनर और आउटर। इनर आउटर पता है, एडिशन जिसमें हो रहा है, कुछ प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, उसको इनर में लिखो, और जो फाइनल आंसर आएगा उसको आउटर। एक एक चीज पे ध्यान देना, आज का आज, अभी के अभी सबके मुंह पे होनी चाहिए बैलेंस शीट। तो 3 चैप्टर्स, यानी कम से कम एफए का बेस आपका स्ट्रॉन्ग बनेगा, नॉट ओनली फॉर सेम 5 बट ऑल्सो फॉर सेम 6। साल भर आने वाला है, ठीक है। आगे फर्दर स्टडीज करोगे, एडवांस स्टडीज करोगे, एमकॉम करोगे या कुछ भी अकाउंट से रिलेटेड कोर्सेज करोगे, तो ये फॉर्मेट आने ही वाला है। और ये पूरा टीवाई बीकॉम पॉइंट ऑफ व्यू फ्रेम किया गया है, सिंपल। रियल फॉर्मेट जब आप देखोगे बैलेंस शीट का, चक्कर आ जाएगी, इतनी सारी आइटम्स चक्कर आ जाएगी। इसका भी डबल फॉर्मेट है, कब पढ़ोगे कब याद करोगे। फिलहाल टीवाई बीकॉम में हो, टीवाई बीकॉम पॉइंट ऑफ व्यू जितना भी आना चाहिए मैक्सिमम वो सब इसमें। ओके, सो प्लीज पे अटेंशन। ये आपके पास 4 कॉलम्स है। द अपर पोर्शन, अपर हाफ पोर्शन is called as equity and liabilities and the lower half portion is called as assets। तो पहले मेन 2 हेडिंग्स देखिए। जब आप टी फॉर्मेट बनाते थे तो लेफ्ट साइड पे क्या होता था? लायबिलिटी, राइट साइड पे असेट्स। वही जो लेफ्ट और राइट था वो अभी ऊपर नीचे हो गया। और वैसे भी बैलेंस शीट तो स्टेटमेंट है, इट इज नॉट एन अकाउंट। पहले भी स्टेटमेंट था, अभी भी स्टेटमेंट है। पहले टी फॉर्मेट का स्टेटमेंट था, अभी वर्टिकल फॉर्मेट है। इसमें कोई टू और बाय नहीं होता, इसमें कोई कैरिड डाउन और ब्रॉट डाउन नहीं होता, इसमें सिर्फ कास्टिंग होता है, टोटलिंग होता है। और इसका दोनों साइड का टोटल सेम होता है। द टोटल ऑफ बोथ द साइड शुड बी सेम। हम लोग लास्ट स्टेप बोलते हैं टैली द बैलेंस शीट। आपका बैलेंस शीट टैली होना चाहिए, ठीक है। तो अपर पोर्शन की बात करते हैं। जब जब बैलेंस शीट ड्रॉ करोगे तो आज के बाद लायबिलिटीज वर्ड, खाली लायबिलिटीज वर्ड नहीं लिखना है, यू हैव टू राइट दिस हेडिंग। रीड करो, व्हाट इज हेडिंग? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। व्हाट डू यू मीन बाय इक्विटी? शार्क टैंक देखा है? वो लोग इक्विटी परचेज करते हैं। इक्विटी का मतलब क्या होता है? इक्विटी का मतलब द अमाउंट विच इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द ओनर्स। इक्विटी मीन्स द अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द ओनर्स। ओनर्स का जो पैसा होता है उसको क्या बोलते हैं? इक्विटी। अब ओनर्स का मतलब क्या होता है? हु आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी? हु आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी? शेयर होल्डर्स। कंपनी के ओनर्स कौन? शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स का जो पैसा है उसको बोलते हैं इक्विटी, और बाहर वालों का जो पैसा है उसको बोलते हैं लायबिलिटीज। सो द अपर हेडिंग शुड ऑलवेज बी इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर मेन 4 हेडिंग्स मैं पहले पढ़ रहा हूं, फिर एक एक को एक्सप्लेन करूंगा। इन सबको लेकर नोट्स भी है, वो नोट्स में क्या क्या लिखना है आज मैं ग्रुप पे और आपको कुछ फोटोज भेजूंगा। लेक्चर के एंड में इंस्ट्रक्शन दूंगा, अगले लेक्चर तक वो लिख के आना है सबको। ओके, सी, सो इक्विटी एंड लायबिलिटीज में मेन 4 हेडिंग्स आपको दिख रहे हैं। सी, दिस इज 1 2 3 एंड 4, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़ो। इक्विटी एंड लायबिलिटी में नंबर 1 क्या दिख रहा है?
शेयर होल्डर्स फंड ऑलवेज हमेशा पहले होता है शेयर होल्डर्स फंड। नंबर 2 थोड़ा बड़ा है लेकिन ये आएगा ही नहीं, भले लिखा है लेकिन आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उसमें ये मिसिंग रहेगा, सो इट विल बी मिसिंग, तो इसलिए इसकी जगह ये ले लेगा। सो नंबर 3 विल बिकम नंबर 2। ये तो फॉर्मेट में है इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं। नंबर 2 का नाम थोड़ा बड़ा है, पढ़ो क्या लिखा है। शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट। आई हैव टू एक्सप्लेन इट। पिछले हफ्ते जिन लोगों ने लेक्चर्स अटेंड नहीं किए बेसिक, उनको थोड़ी दिक्कत होगी तो मैं समझा दूंगा। आज जिन लोगों ने अटेंड किया उनको समझ में आ जाएगा। जब आप शेयर्स के लिए अप्लाई करते हो तो कौन सी मनी पे करते हो? एप्लीकेशन मनी। और एप्लीकेशन मनी जब आपकी एप्लीकेशन मंजूर हो जाती है तो आपको और मनी पे करना पड़ता है, अलॉटमेंट मनी, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू पे कॉल मनी। ठीक है, तो ये एक हेडिंग है, इसका मतलब समझाता हूं। पहले मेन हेडिंग देखो, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, पेंडिंग अलॉटमेंट। नंबर 3 का हेडिंग नॉन करंट लाइबिलिटीज और लास्ट में करंट है। ये 4 हेडिंग्स ऑलवेज रहेंगे। इसमें से अगर कोई मिसिंग है तो वो छोड़ देना, लेकिन मैक्सिमम ये 4 टाइप्स की लाइबिलिटीज रहेगी। ठीक है, ओके, तो लेट्स बिगिन विद फर्स्ट नंबर 1। क्या है नंबर 1? शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड का मतलब होता है शेयर होल्डर्स का पैसा। शेयर होल्डर्स जब पैसा देते हैं तो किस रूप में देते हैं? शेयर कैपिटल के रूप में। शेयर होल्डर्स फंड का मतलब होता है द अमाउंट विच इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स फंड में 3 चीजें आती है, इन तीनों का टोटल करके जो आपको आउटर में मिलेगा वो शेयर होल्डर्स फंड है। शेयर होल्डर्स फंड में सबसे पहले क्या आता है? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कैन बी इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब मैं एक अमाउंट ऐसे ही फॉर एग्जांपल आपको एक अमाउंट देता हूं। लेट्स अज्यूम शेयर कैपिटल का अमाउंट है यहाँ पे 50 lakhs। द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इज 50 lakh। द अमाउंट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस इज 40 lakh। 50 plus 40 कितना हो गया? 90। एंड अमाउंट ऑफ दिस थर्ड वन, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट इज 10 lakh। तो कितना हो गया? 50 plus 40 plus 10, 1 करोड़ हो गया। तो ये तीनों का जो अमाउंट है इनर में लेके आउटर में जाएगा 1 करोड़। 1 करोड़ इज व्हाट? शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर होल्डर्स फंड कितना है हमारे एग्जांपल में? 1 करोड़। और ये 1 करोड़ के डिटेल्स एक बार फिर से बताओ। शेयर कैपिटल कितना है? 50 लाख। अब यहाँ पे मैं शेयर कैपिटल के सामने लिख देता हूँ 50 लाख। ठीक है, और आप कंपनी के इन्वेस्टर हो, यू आर द इन्वेस्टर, और सपोज यू आर द बैंक, you are the bank which is going to give me the grant me the loan, you are going to give me the loan। और मैंने आपको ये बैलेंस शीट दिखाई और इस बैलेंस शीट में मैंने शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना लिखा है? 50 लाख। अब आप मुझसे पूछते हो कि सर ये आपका जो 50 लाख का शेयर कैपिटल है ये कैसे आया? आप जरा समझाइए। ये 50 लाख में आपका इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है? टाइप्स ऑफ शेयर पढ़ा है हमने पिछले वीक में। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है? सर आपका ऑथोराइज कितना है? सर आपका इश्यूड कितना है? यही आपको बताने वाला हूँ चार्ट पूरा। हाउ मच इज ऑथोराइज, हाउ मच इज इश्यूड, हाउ मच इज सब्सक्राइब, हाउ मच इज कॉल्ड अप एंड हाउ मच इज पेड अप, एक्सप्लेन। तो मैं कहता हूँ बैंक मैनेजर से कि सर मेरे पास इधर तो इतनी जगह है नहीं, यहाँ पे तो मैंने सीधा अमाउंट लिखा है। कितना लिखा है? 50 लाख। तो सर आपको अगर डिटेल्स देखने हैं तो आप देखिए नोट नंबर 1, रिफर टू नोट नंबर 1। तो हम इस बैलेंस शीट के साथ ऐसे 20 नोट्स अटैच करेंगे। सी हाउ मेनी नोट्स? 20। लिस्ट है पूरा। तो जब वो नोट नंबर 1 देखेंगे तो वो नोट नंबर तकरीबन 1 पेज का, हाफ या 3/4 पेज का वो पूरा शेयर कैपिटल का नोट होगा। उसमें सब लिखा होगा, ऑथोराइज कितना, इशूड कितना, सब्सक्राइब कितना, कॉल्ड अप कितना, पेड अप कितना। ये सब जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। इसको सीखे बिना बैलेंस शीट नहीं बनेगी। उसमें लिखा होगा प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं, उसमें लिखा होगा इक्विटी शेयर्स कितने, पूरा उसका डिटेल अगर आपको देखना है शेयर कैपिटल का तो उसके लिए कौन सा नोट एप्लीकेबल है? नोट नंबर 1। सो आर यू गेटिंग मी? हम सीधा अपने इन्वेस्टर्स को, अपने लोन प्रोवाइडर को एक फाइनल फिगर बताते हैं यहाँ पे, बट वो आया कैसे उसके लिए हम क्या बनाते हैं? नोट्स टू अकाउंट्स। सो नोट नंबर 1 विल बी एप्लीकेबल फॉर शेयर कैपिटल। ठीक है, नंबर 2 क्या था? रिजर्व एंड सरप्लस कितना बताया मैंने उनको? 40 lakhs। मैंने उनको बोला सर कंपनी के पास जो रिजर्व्स है, रिजर्व्स का मतलब समझते हो पहले? एनीवन नोज द मीनिंग ऑफ रिजर्व्स? कंपनी को जो प्रॉफिट होता है ना, तो उस प्रॉफिट में से कंपनी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती, क्या देती है? लेकिन कभी कभी कंपनी प्रॉफिट का एक हिस्सा जमा करती है और डिविडेंड कम देती है। कंपनी को प्रॉफिट हुआ फॉर एग्जांपल 20 लाख, लेकिन कंपनी ने डिविडेंड दिया 5 लाख और 15 लाख जमा किए।
the part of profit which is not distributed, which is saved by the company for future reference, उसको बोलते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसका पूरा लिस्ट है। अब रिजर्व्स एंड सरप्लस का अमाउंट आप लोगों ने क्या बताया, मैंने क्या बताया, 40 लाख। तो वो जानना चाहता है कि 40 लाख कैसे आया। ये 40 लाख में सर आपका जनरल रिजर्व कितना है, आपका रिजर्व फंड कितना है, आपका सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है, आपका डीईआर कितना है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व कितना है, आपका डिविजिबल प्रॉफिट कितना है, आपका नॉन डिविजिबल प्रॉफिट कितना है, आपका इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व कितना है। तो फिर से मैं वही बोलूंगा कि सर मेरे पास इतनी जगह नहीं है, आपको जानना है रिजर्व का पूरा लिस्ट चेक करना है, तो देखो नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 किसके लिए रहेगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो ये पैसा भी किसका है, शेयर होल्डर्स का है। शेयर होल्डर का कैपिटल कितना था, 50 लाख, और उनको जो प्रॉफिट नहीं दिया कंपनी ने अपने पास रखा वो कितना है, 40 लाख। कितना हो गया, 50 + 40 90। अब ये लास्ट पार्ट ये नहीं रहेगा, आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो ये सी आने ही नहीं वाला। तो जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो उसमें दो ही रहेगा, क्या रहेगा, ए और बी। ए क्या रहेगा, शेयर कैपिटल, बी क्या रहेगा, रिजर्व। सी आएगा नहीं, फॉर्मेट में है इसलिए समझा रहा हूं एक बात बस। और ये सी क्या है जरा ध्यान से देखना, क्या लिखा है, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। ये समझाना पड़ेगा। जब आप शेयर्स खरीदते हो, कंपनी के शेयर्स खरीदते हो, तो उसका प्रूफ क्या है कि आप शेयर होल्डर। व्हाट इज द प्रूफ दैट यू आर द शेयर होल्डर, कैन यू टेल मी व्हाट इज द प्रूफ। शेयर सर्टिफिकेट इज द प्रूफ। शेयर सर्टिफिकेट इज द प्रूफ। समझो कि आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे और आपने कहा कि मुझे शेयर सर्टिफिकेट चाहिए, तो कंपनी ने आपको ये दिया। जस्ट इमेजिन ये शेयर सर्टिफिकेट, तो देखो इसमें नाम लिखा है, फोटो भी है, एड्रेस भी है, डिटेल्स भी है। शेयर सर्टिफिकेट इज अ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। शेयर सर्टिफिकेट इज अ रजिस्टर्ड, जिसमें शेयर होल्डर का नाम, एड्रेस सब लिखा होगा। जिन जिन लोगों को शेयर सर्टिफिकेट इश्यू किया, उनका जो पैसा है वो इधर आ गया, किसमें, शेयर कैपिटल में। किसमें आ गया, शेयर कैपिटल। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, ये शेयर सर्टिफिकेट कंपनी को वापस कर देते हैं और बोलते हैं कि हमको शेयर वारंट चाहिए। क्या चाहिए, सो शेयर सर्टिफिकेट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर वारंट। के अंदर नाम नहीं लिखा, वो बैरर डॉक्यूमेंट, उसमें लिखा होता है जिसके हाथ में ये है वो उन शेयर्स का मालिक। ये कौन सा डॉक्यूमेंट है, रजिस्टर, और इसका पैसा कहाँ इंक्लूडेड है, लेकिन ये कौन सा डॉक्यूमेंट है, बैरर। तो इसका जो पैसा आएगा वो इधर लिखा जाएगा, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर। जो भी है तो शेयर का ही पैसा ना। जिसके पास शेयर सर्टिफिकेट है वो जो पैसा देगा वो किस में ऐड होगा, शेयर सर्टिफिकेट। जिसके पास शेयर वारंट है वो जो पैसा देगा वो अलग से लिखा है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट। बट आजकल लोग इसको यूज नहीं करते, बिकॉज इट इज रिस्की। बिकॉज इफ यू लूज इट, आपने गिरा दिया, मुझे मिल गया, तो मैं मालिक बन जाऊंगा। इट इज लाइक करेंसी नोट्स। और आजकल कोई यूज नहीं करता। आजकल तो इवन सर्टिफिकेट भी कौन यूज करता है, डीमैट का जमाना है, डीमैट आ गया, ऑनलाइन का जमाना है, सब कुछ सर्टिफिकेट वगैरह सब आपके फोन में, लैपटॉप में आ जाए। ठीक है, तो कितने लोगों ने शेयर वारंट लिया है, कितने भी लोगों ने लिया हो, वो कितने रुपए का शेयर वारंट लिया, मैंने अभी एग्जांपल दिया, कितना है, 10 लाख। तो वो सीधा यहाँ पे लिख दे देगा। मतलब अगर आपको शेयर वारंट इश्यू करके अगर 10 लाख रुपया मिला है, तो उसके लिए आपको नोट पे जाने की जरूरत नहीं है, वो अमाउंट सीधा इधर दे, क्योंकि उसमें तो लाखों लोग रहेंगे, उनका क्या नाम थोड़ी लिखेंगे आप, इतना लिस्ट थोड़ी बनाएंगे। बस आप सीधा 10, 20, 25, 50 जितने भी लोग हैं, लाखों भी हो, सबका टोटल अमाउंट किया तो पता चला जिन जिन के पास शेयर वारंट है उनके पास कितने रुपए के शेयर वारंट है, 10 लाख। तो वो सीधा 10 लाख इधर लिख देगा। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में आया तो लिखो, अदरवाइज तो ये होगा ही। तो ये तीनों को प्लस करके बच्चे लोग आपको क्या मिला, शेयर होल्डर्स फंड। समझ में आया। इक्विटी एंड लायबिलिटीज पढ़ रहे हैं हम, उसमें कितने हेडिंग्स है, 4। फर्स्ट हो गया हमारा, क्या हो गया, शेयर होल्डर्स। और उसमें मेन 3 हेडिंग्स है, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, अभी का भी याद करोगे अच्छा रहेगा, एंड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। लेकिन वो शायद रहे, इसलिए मेन 2 ही रहेगा उसमें, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस, दोनों का टोटल करके आउटर में लिखते हैं। नंबर 2, ये भी शायद ही रहेगा, ये भी नहीं रहेगा। जितने भी प्रॉब्लम्स हमने किए, इतने सारे प्रॉब्लम्स है, इतने साल से हम लोग भी पढ़ा रहे हैं, तो ये इसको लेकर कभी एग्जांपल आया नहीं, बट इन केस आ गया तो ये क्या है, पढ़ना जरा क्या लिखा है, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग अलॉट।
इसका मतलब समझाता हूं। ये सब वो लोग हैं जिनको ऑलरेडी शेयर इशू कर चुके हैं, जिनके घर पे क्या भेज चुके हैं, शेयर सर्टिफिकेट या शेयर वारंट। ऑल ऑफ देम हैव ऑलरेडी बिकम शेयर होल्डर्स। लेकिन हुआ ये कि इस साल हमने कुछ और नया इशू किया, फ्रेश इशू, फर्दर इशू। आपको 12th में था, याद है? आईपीओ, एफपीओ, यू रिमेंबर दिस वर्ड आईपीओ? आईपीएल नहीं है, आईपीएल नहीं। आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। एफपीओ क्या होता है? फर्दर पब्लिक ऑफर। तो कंपनी अगर फर्दर पब्लिक ऑफर कर रही है इस साल, ये तो पुराने हैं सब, ऊपर वाले सब पुराने हैं, लेकिन इस साल और इशू कर, तो हमने क्या किया, 1 मार्च को और इश्यू किया, पब्लिक को इनवाइट किया। चलो, जिन लोगों ने लास्ट वीक लेक्चर्स अटेंड किए, बताओ लोगों को इनवाइट करने के लिए हम लोग क्या इशू करते हैं? लोगों को इनवाइट करने के लिए क्या इशू करते हैं? प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस इज एन इनविटेशन। तो हमने लोगों को इनवाइट किया, आइए हम लोग और शेयर इशू कर रहे हैं, जो जो खरीदना चाहते हैं अप्लाई कीजिए। वी आर गोइंग टू मेक फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स वर्थ ₹50 लाख। 50 लाख के शेयर हम इशू करने जा रहे हैं, लेकिन अभी आपको खाली 5 लाख ही भरना है। कितने शेयर इशू कर रहे हैं? 50 लाख। अभी कितना भरना है? 5 लाख। बचेगा कितना? 45 लाख बाद में भरना। जैसे किसी न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग में, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में आप फ्लैट बुक करते हो, तो बिल्डर बोलता है ना, अभी आपको खाली 2 लाख भरना है, फिर एक माला होगा तो और 2 लाख भरना है कि नहीं, इंस्टॉलमेंट में। तो वैसे कंपनी भी बोल सकती है कि 50 लाख के शेयर इशू कर रहे हैं, लेकिन अभी कितना भरो? 5 लाख। 45 लाख बाद में। तो 5 लाख रुपए आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ भर के देना पड़ेगा। तो ऑलरेडी ऊपर का टोटल कितना आया था? 1 करोड़। हाँ। अब और नया इश्यू किया और पब्लिक ने फॉर्म भरा, एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ कितने पैसे दिए? 5 लाख। शेयर्स कितने के खरीदे जा रहे हैं? 50 लाख। लेकिन अभी कंपनी ने कितना मंगवाया? 5 लाख रुपए कंपनी के पास आ गए हैं, और कंपनी उन सबको बोलती है, वी विल इन्फॉर्म यू एज अर्ली एज पॉसिबल। हमको थोड़ा टाइम दीजिए। किसको शेयर दे किसको नहीं दे उसमें टाइम लगता है। यानी पब्लिक से 5 लाख रुपए तो मिल चुके हैं, लेकिन क्या पब्लिक को शेयर अलॉट हुए हैं? अलॉट करने ही जा रहे थे, इतने में तो साल पूरा हो गया, 31 मार्च। हमने बोला वी विल अलॉट यू शेयर्स बट इन द मंथ ऑफ अप्रैल। पैसा कब लिया? 1 मार्च को। और अलॉटमेंट कब करेंगे, शेयर्स कब देंगे? अप्रैल। तो इसको कहते हैं कि एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड बट अलॉटमेंट इज पेंडिंग। एप्लीकेशन मनी रिसीव बट अलॉटमेंट इज पेंडिंग। इट इज लाइक कि आपने फ्लैट का 2 लाख रुपया या 4 या 5 लाख रुपया भर दिया, लेकिन फ्लैट के पेपर्स अभी तक आपको नहीं मिले। तो वैसे ही शेयर्स का 5 लाख भर दिया, लेकिन अभी तक आपके घर पे अलॉटमेंट लेटर नहीं आया कि सर आपको शेयर्स अलॉट किए गए, आप शेयर होल्डर बन गए। तो वो पैसा अगर आया तो वो यहाँ पे अलग से लिखा जाए। हेडिंग क्या रहेगा? शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड बट अलॉटमेंट इज पेंडिंग। पेंडिंग अलॉट। समझ में आया? लेकिन ये शेयर होल्डर्स फंड नहीं है ना, ये शेयर होल्डर्स फंड है। इसको मैंने इधर ऊपर के ए बी सी के बाद डी करके ऐड क्यों नहीं किया? कर सकता था, ये भी तो शेयर्स का पैसा है। नहीं, ये सब वो लोग हैं जिनको शेयर सर्टिफिकेट, शेयर वारंट, डॉक्यूमेंट, दे ऑलरेडी हैव बिकम शेयर होल्डर्स। बट अभी जिनसे ये मिला है पैसा, they have not become shareholders, just they have paid the application money. The shares have not been allotted to them, they have not become shareholders. तो ये पैसा हमारे लिए लायबिलिटी है, जब तक हम उनके घर पे अलॉटमेंट लेटर नहीं भेजते। जब आप शेयर्स के लिए अप्लाई करते हो और आपकी एप्लीकेशन मंजूर हो जाती है, तो आपके घर पे अलॉटमेंट लेटर। कौन सा लेटर? Sir, we are happy to inform you that your application has been approved and you have been allotted so and so shares. So now please pay allotment money. अब कौन सा मनी भरो? Allotment money. And we will send you the share certificate within 2 months. Within, ऐसा लेटर आता है। लेकिन ऐसा लेटर आया क्या इनके घर पे? नहीं, खाली पैसा ले लिया, लेकिन लेटर अभी तक नहीं आया। तो क्या ये जो नंबर 2 है, ये नंबर 1 का हिस्सा है? नंबर 2 नंबर 1 का हिस्सा है क्या? ये शेयर होल्डर्स फंड है? नहीं। हाँ, अगर ये एप्लीकेशन मनी मिलने के बाद अलॉटमेंट हो चुका होता, अलॉटमेंट पेंडिंग नहीं होता, तो फिर इधर नहीं आता, ये शेयर कैपिटल में जाता। गॉट इट? तो इसलिए जब तक हर एक के घर पे जिसके पास से एप्लीकेशन मनी लिया है, अलॉटमेंट लेटर नहीं भेजा जाता, तब तक कंपनी वो पैसा वापर नहीं सकती।
एस्क्रो अकाउंट, कौन सा अकाउंट? एस्क्रो अकाउंट में वो पैसा पड़ा रहे, कंपनी उस पैसे को यूज नहीं कर सकती। एक स्पेशल अकाउंट है जिसमें, क्योंकि किसका पैसा है ये? पब्लिक का पैसा। बड़े बड़े घोटाले हुए, स्कैम हुए, स्कैम 92 फेमस है वेब सीरीज, उसके बाद भी और उसके पहले भी बहुत सारे घोटाले हुए। पब्लिक का पैसा है, आम आदमी, मिडिल क्लास आदमी अपना मेहनत का पैसा इन्वेस्ट करता है, वो पैसा मिसयूज हो जाए, फंड कर ले लोग, ऐसा ना हो इसके लिए एक स्पेशल अकाउंट ओपन किया जाए। सेबी का कानून है, कंपनीज एक्ट है, तो इसलिए वो पैसा आपको अलग से लायबिलिटी के तौर पे बताना पड़ेगा कि हमको एप्लीकेशन मनी के रूप में कितना पैसा मिला है। कितना बोला मैंने? 5 लाख, लेकिन अभी तक हमने अलॉटमेंट नहीं किया है, सो दिस इज आवर लायबिलिटी, और उस लायबिलिटी के लिए स्पेशल जगह है, इसलिए नंबर 2 सिर्फ इसके लिए। लेकिन जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तब ये नहीं आए, तो इसलिए इसकी जगह कौन ले लेगा? नंबर 3। नंबर 3 विल बिकम नंबर 2। लेकिन आप लोग फिलहाल के लिए, जब तक हम प्रॉब्लम पे नहीं आते, प्लीज पूरा याद, मैं आपको यहीं पे याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज आधा हो गया। बोलो नंबर 1 क्या है? शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में कितनी चीजें? 3। पहला शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के लिए डिटेल में नोट नंबर 1, उसके नीचे रिजर्व्स एंड सरप्लस के लिए नोट नंबर 2, और उसके लिए तीसरा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, अगर वो आया तो डायरेक्ट लिखने का, उसके लिए नोट की जरूरत नहीं है। ये तीनों का टोटल जाएगा आउटर में, जिसको कहा जाएगा शेयर होल्डर्स फंड। और उसके बाद एक स्पेशल अलग टाइप की लायबिलिटी, ये वो है जिसमें आप लोगों से एप्लीकेशन मनी तो ले लेते हैं लेकिन शेयर अलॉट नहीं करते, तो उसको अलग से लिखा जाता है, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव बट अलॉटमेंट इज पेंडिंग, पेंडिंग अलॉट, ठीक है? नेक्स्ट नंबर 3 और 4। 3 और 4 एक दूसरे के अपोजिट है। 3 क्या है? नॉन करंट लायबिलिटीज। असल में दीज आर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज मतलब ऐसी लायबिलिटीज जो हमको सालों में चुकानी है, जिसको चुकाने के लिए हमारे पास 1 साल से ज्यादा का टाइम। आप हाउसिंग लोन लेते हो, होम लोन लेते हो, तो वो 10 साल 20 साल के लिए लेते हो, तो वो कौन सी लायबिलिटी हुई? शॉर्ट टर्म के लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म। तो वैसे ही कंपनीज ऐसे कर्जे लेती है जो वो सालों में चुकाएगी, थोड़ा थोड़ा। 1 साल के अंदर चुकाना है तो करंट। करंट मतलब क्या? करंट मतलब करंट नहीं, करंट मतलब प्रेजेंट, ठीक है? पिक्चर देखने जाते हो ना, शो के टाइम पे करंट बुकिंग होता है ना, उसको करंट बुकिंग होता है। और फ्यूचर के लिए एडवांस बुकिंग होता है। 2 दिन बाद पिक्चर देखना है तो कौन सा बुकिंग करोगे? एडवांस। लेकिन अभी का अभी देखना है तो करंट। तो करंट का मतलब प्रेजेंट। तो वो कर्जा जो आपको एक इस साल ही चुकाना है, 12 मंथ्स के अंदर, 1 साल के अंदर, वो कौन सी लायबिलिटीज? करंट लायबिलिटीज। लेकिन जो 1 साल के बाद, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल में चुकाना है, वो कौन सी लायबिलिटीज? नॉन करंट। ये रहेगा। और इसमें भी करंट लायबिलिटीज में आपके पास कितने हेडिंग्स है? देखो ए बी सी डी, लेकिन इसमें मोस्टली ए ही रहता है। जो एस वाई बीकॉम में पढ़े हैं उनको एग्जांपल्स देके समझाया था हमने, अभी फिर से देखिए। सो पार्ट 3 इज, पढ़ो आप लोग फिर से। पार्ट 3 क्या है? नॉन करंट लायबिलिटीज आर द लायबिलिटीज व्हिच आर टू बी पेड विद इन अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ओके? मे बी 2 years, 3 years, 5 years, 10 years। इसमें देखो सबसे पहला क्या है? इसमें ए क्या है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आएंगे ऐसे लोन्स जो आप सालों में चुकाओगे। बैंक लोन, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, किससे भी आपने लोन लिया वो सब इधर आए, इसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। और सबसे बेस्ट एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल डिबेंचर्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या आएगा? ऑलवेज डिबेंचर्स। लास्ट वीक में सिखाया मैंने व्हाट इज शेयर, व्हाट इज डिबेंचर। जिन लोगों ने मिस किया उनको लास्ट वीक के मैं सारे लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे दूंगा, एक एक करके 5 लेक्चर्स देख लेना, पूरा आइडिया आ जाएगा शेयर क्या है, डिवेंचर्स क्या है, डिवेंचर्स के टाइप्स क्या है। लेकिन जिन्होंने अटेंड किया उनको तो आया समझ में डिवेंचर क्या है। डिवेंचर इज एन एक्नोलेजमेंट ऑफ डेट, इट्स अ लोन। तो जिन जिन लोगों को डिवेंचर इश्यू किया गया, तो अब यहाँ पे आते हैं। इसका भी अमाउंट मैंने कितना बोला था? 5 लाख। टोटल कितना हो गया? ये 1 करोड़ और प्लस 5 लाख, कितना हो गया? 1 करोड़ 5 लाख। हाँ, अभी इसकी बात करते हैं कि हम लोगों ने जो कर्जा लिया है, जो हमको लॉन्ग पीरियड में चुकाना है, उसमें सबसे पहला है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अमाउंट कोई भी एज्यूम करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपको प्रॉब्लम में दिया होगा वही ले। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में ऐसे कर्जे आएंगे जो लॉन्ग पीरियड में चुकाओगे। फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल डिबेंचर्स, बैंक लोन, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। लेकिन अब यहाँ पे मैंने लिखा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का अमाउंट। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का अमाउंट मैंने लिखा है 10 लाख। कितना लिखा?
10 लाख। अब आप जानना चाहते हो कि सर 10 लाख है लेकिन इसमें आपने बैंक से कितना लोन लिया है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कितना लिया है, उसका लिस्ट चाहिए। तो उसके लिए नोट नंबर 3 में आपको क्या मिलेगा, सिर्फ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नोट नंबर 3 में कितने एग्जांपल्स है वही मैं आपको फोटोज भेज दे रहा हूँ। आप फिलहाल ये याद रखो और उसके लिए कौन सा नोट नंबर है वो याद रखो। वो नोट नंबर में क्या क्या आएगा वो हम अगले लेक्चर में सीखेंगे। एक साथ इतना दिमाग में बैठेगा। सो फर्स्ट विल ऑलवेज बी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। नंबर 2 आने वाला नहीं है इसलिए मैंने वहां पे डैश किया। नंबर 2 पढ़ना क्या है, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ब्रैकेट में क्या लिखा है, नेट। डिफर्ड वर्ड का मतलब पता है, एनीवन नोज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डिफर्ड? डिफर्ड मतलब फ्यूचर। कई बार बहुत हेवी टैक्स भरने को आ जाता है हमारे, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कैलकुलेशंस में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, या शायद हमने पिछले कुछ सालों से टैक्स नहीं भरा या टैक्स की चोरी की या जो भी है। आईटी वाले आके बोलते हैं कि आपको इतना टैक्स भरना है, आपको 50 लाख भरना है। अचानक से आके बोलते हैं 50 लाख भरना है, तो घबरा गए कहाँ से भरना। तो आईटी वाले बोलते हैं कोई बात नहीं, एक साल में 10 लाख भरना, 10-10 लाख करके भरना या 5-5 लाख करके भरना। You have to pay how much, 50 lakh, but it can be paid in, you can say, yearly installments. तो ये डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी मतलब ऐसा टैक्स जो आपको एक साल से ज्यादा टाइम के अंदर चुकाना है, उसको क्या बोलेंगे, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। और हम मान लेते हैं कि हमारी ऐसी कोई लायबिलिटी है नहीं, हम ईमानदार है, हमने सब टैक्स भरा है, इसलिए हम इसका अमाउंट अज्यूम कर लेते हैं 0। और प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे तो ये आने नहीं वाला, इसलिए इसका अज्यूम कर लेते हैं 0 अमाउंट। ठीक है, इसलिए हमने सिर्फ इसी का अमाउंट अज्यूम किया ना। कितना अमाउंट अज्यूम किया मैंने, 10 लाख लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। सो पहला लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, दूसरा डिफर्ड टैक्स, जो अगर आया तो डायरेक्ट यहाँ पे लिखने का, उसके लिए नोट की जरूरत नहीं। नेक्स्ट पढ़ो क्या है, सी अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। इसका भी लिस्ट है। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में भी आपने किसी को किसी किसी से एडवांस लेके रखा है, किसी के पास से। आपको पता है आजकल स्कूल में जब एडमिशन होता है तो फर्स्ट स्टैंडर्ड या जूनियर या सीनियर केजी में वो स्कूल वाले एक अमाउंट लेते हैं, डिपॉजिट लेते हैं। और जब वो बच्चा उस स्कूल में 10th पास हो जाता है तो वो डिपॉजिट वापस मिलता है। आईसीएसई सीबीएसई में था, अभी नॉर्मल स्कूल में भी आने कि आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में एडमिशन ले रहे हो, 1 लाख रुपया भरो, और आपका बच्चा जब यहाँ से पास होकर 10वीं पास होकर जब भी जाएगा 1 लाख रुपया आपको वापस मिलेगा। तो उस स्कूल के लिए वो क्या है, लाइबिलिटी है ना। और वो लाइबिलिटी कितने साल बाद चुकाएगी, वो आपको कितने साल बाद वापस देंगे, 10 साल। तो कुछ ऐसे एडवांसेस हम लेते हैं जिसको हम चुकाएंगे सालों में, वो इधर आए। लेकिन उसका पूरा लिस्ट है, उसका पूरा लिस्ट है। और उसके लिए नोट नंबर 4 क्या नाम है, अदर नॉन करंट। इसके लिस्ट में क्या क्या है वो बाद में देखेंगे। क्या अज्यूम किया था, इसका अमाउंट 10 लाख, इसका 0। यहां तक कितना हो गया था, 1 करोड़ 5 लाख ना, तो ये 10 लाख, ये 0। अब आते हैं नेक्स्ट पे। इसका अमाउंट क्या बोला मैंने, इसका अमाउंट क्या बोला मैंने, अज्यूम नहीं किया ना। हाँ, तो इसका भी 10 लाख ले, तो 10 और 10 कितना हो गया, 20। एंड लास्ट long term provisions. Do you understand the difference between liabilities and provisions? आपको पता है liabilities और provisions में क्या फर्क है। liabilities का मतलब ये है कि हमें पहले से पता है कि वो हमको पैसा देना ही है, देना ही पड़ेगा, और कितना देना पड़ेगा वो पहले से पता है। प्रोविजन में हमको ये पता है कि पैसा देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा पहले से पता नहीं होता, इसलिए पैसा हम लोग सेव करके रखते हैं। इट इज कॉल्ड प्रोविजन। जैसे कि टैक्स, इस साल की इनकम पे कितना टैक्स आएगा आपको अभी से पता है नहीं। इस साल का टैक्स कितना भरना पड़ेगा वो नेक्स्ट ईयर पता चलेगा। व्हाट इज द करंट ईयर गोइंग ऑन, व्हाट इज द करंट ईयर गोइंग ऑन। 23-24 में बिजनेस करो और साल के एंड में फाइनल अकाउंट्स बना के प्रॉफिट में से एक अंदाजन टैक्स का पैसा निकाल के रखो, उसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स। क्या बोलते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स। बट एक्चुअल टैक्स तो आपको पता चलेगा जब आप आईटी डिपार्टमेंट के पास अपना रिपोर्ट सबमिट करोगे, और 2-4 महीने बाद आईटी डिपार्टमेंट से लेटर आएगा कि भाई आपने जितना टैक्स का पैसा भरा है वो कम है और दो, या आपने जितना भरा है ज्यादा भर दिया, ये लो वापस। तो इसलिए कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिनका हमको पहले से अंदाजा नहीं होता, इसलिए हम उसका प्रोविजन करते हैं, और वो लॉन्ग टर्म है। जैसे एम्प्लॉय बेनिफिट्स, किसी को पता है पीएफ, पीएफ प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड क्या होता है, हमारे जो एम्प्लॉयज काम करते हैं उन एम्प्लॉयज का
सैलरी का एक अमाउंट हम जमा करते हैं और जब वो एम्प्लॉयज रिटायर होते हैं तो वो पैसा उनको दिया जाता है। तो कब रिटायर होते हैं एम्प्लॉय? 10 साल 20 साल। लेकिन जो ओनर होता है वो उसके नाम से पैसा जमा करता है। पीपीएफ भी होता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। बाकी टैक्स में मैम आपको पूरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर। तो प्रोविडेंट फंड एक ऐसी लायबिलिटी है जो आप जब आपका एम्प्लॉय रिटायर होगा तब उसको देना पड़ेगा। आपके पेरेंट्स भी अगर कहीं गवर्नमेंट जॉब या कुछ कर रहे होंगे तो उनको पीएफ, ग्रेचुटी, ये सब उनके पगार में से कटता होगा, वो सब कटता है। अगर पगार है 50,000 तो उनके हाथ में 40,000 आता होगा, 10,000 ये सब कटता है। और वो कटता नहीं है, वो जमा होता है। जब वो रिटायर होंगे तब वो पैसा उनको एक साथ मिल जाए। तो ऐसी कुछ लाइबिलिटीज अगर है, इनका एग्जांपल्स है, तो उसके लिए आपको देखना है नोट नंबर 4। तो कितना अज्यूम किया ये भी हमने? 10। और ये लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, उसके लिए नोट नंबर 5। लॉन्ग टर्म प्रोविजन समझ गए ना, कि जो खर्चा होने वाला है हम उसका क्या कर रहे हैं? प्रोविजंस। जैसे ही बच्चा पैदा होता है माँ बाप उसके लिए एलआईसी की पॉलिसी ले लेते, चाइल्ड पॉलिसी, जीरो जीरो एज पॉलिसी होती है कि बच्चा 18 साल का होगा, उसको पढ़ लिख के कहीं बाहर जाना होगा तो पैसा कम आएगा। 18 साल तक माँ बाप प्रीमियम भरते। इंश्योरेंस भी एक किस्म का क्या है? प्रोविजन। जिन माँ बाप को पूरा भरोसा है अपने बच्चे पे कि ये बच्चा हमारा कुछ नहीं करने वाला है बुढ़ापे में, वो भी बेचारे प्रोविजन करते हैं कि भाई ये कुछ करने वाला नहीं है, पूरी कोशिश की लेकिन कुछ होने वाला नहीं, उम्मीद नहीं है, तो वो भी प्रोविजन करते हैं। सो प्रोविजन होता है फ्यूचर की। तो लॉन्ग पीरियड के लिए जब आप प्रोविजन करोगे तो उसके लिए क्या रहेगा? लॉन्ग टर्म प्रोविजन। इसका भी अमाउंट, इसका अमाउंट एज्यूम कर लेते हैं 5 लाख। ठीक है, तो अभी हिसाब करो, ये कितना था? 10, ये 0, ये 10 और ये 5। तो टोटल आपकी नॉन करंट लाइबिलिटीज कितनी होगी? 25 लाख, 25 लाख। ऊपर तक कितना हो गया था? 1 करोड़ 5 लाख। और ये 25 लाख कितना हो गया? 1 करोड़ 30 लाख। लास्ट एक और पार्ट एक्सप्लेन करता हूं, फिर ब्रेक लेंगे 5 मिनट का। तब तक लाइबिलिटी दिमाग में बना। द अपोजिट ऑफ नॉन करंट लाइबिलिटीज इज करंट। करंट लाइबिलिटीज ये तो रहेगा ही, ये तो चारों रहेंगे एक साथ। और इसके जो 4 हेडिंग्स है उनको याद करने का एकदम आसान तरीका है। इन चारों में एक लेटर मैंने अंडरलाइन किया, देखो, एस टी ओ पी, स्टॉप। कैसे याद रखेंगे? स्टॉप। करंट लाइबिलिटीज में मोस्टली ये चारों रहेंगे। स्टॉप, स्टॉप में एस फॉर शॉर्ट टर्म बोरोइंग इज द अपोजिट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन फ्रॉम डायरेक्टर, वो सब इधर ही है, वो हमेशा शॉर्ट टर्म ही होता है। बैंक ओडी पता है? बैंक ओवरड्राफ्ट पता है? अगर आपका बैंक में करंट अकाउंट है तो आपके खाते में जितने पैसे उससे ज्यादा आप निकाल सकते। सपोज आपके खाते में करंट अकाउंट में 5 लाख रुपया, आपको एक बड़ा ऑर्डर मिला 8 लाख का। पैसा कितना है? 5 लाख, बट यू नीड 8 लाख। कितना कम पड़ रहा है? बैंक को एप्लीकेशन दो, आपके खाते में और 3 लाख आ जाएंगे। मतलब आप 8 लाख का चेक दोगे तो भी पास हो जाएगा, जबकि खाते में कितने पैसे? 5 लाख। तो बैंक ने 3 लाख का क्या दिया आपको? ओडी दी, ओवरड्राफ्ट। लेकिन वो जो ओवरड्राफ्ट का 3 लाख है वो आपको मैक्सिमम 2 3 4 5 6 महीने के अंदर चुकाना है। तो इसलिए कौन सा बोरोइंग है? वो शॉर्ट टर्म। कंपनी बाहर वालों से लोन लेती है तो कई बार डायरेक्टर्स से भी लोन लेती है, अपने ही डायरेक्टर्स, क्योंकि कंपनी के डायरेक्टर्स पैसे वाले। अब रिलायंस को लोन चाहिए तो रिलायंस मुकेश अंबानी से भी लोन ले सकती है। कितना पैसा? रिलायंस बैंक से क्यों लोन ले? मुकेश अंबानी बोलता है मेरे वो वाले खाते में पड़ा है 50,000 करोड़, उसमें से 10,000 करोड़ ले ले, चल काम हो जाए। जैसे 50,000 पड़ा है उसमें से 10,000 ले ले, करोड़ बढ़ उसके आगे यूज करते हैं। तो कई बार कंपनी अपने ही डायरेक्टर से लोन लेती है, वो भी किस में आएगा? शॉर्ट टर्म बोरिंग। तो शॉर्ट टर्म बोरिंग में भी लिस्ट है, तो उसके लिए कौन सा नोट है? नोट नंबर 6। अमाउंट अज्यूम कर लेते हैं 10 लाख। यहाँ पे कितना हो गया? 1 लाख 1 करोड़ 30 लाख ना, यहाँ तक 1 करोड़ 30। ठीक है, अभी ये इनर का टोटल आउटर में जाएगा। तो 10 लाख के क्या है हमारे? शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। एस फॉर शॉर्ट टर्म बोरिंग, टी फॉर ट्रेड पेबल्स में 3 ऐसी लायबिलिटीज आएगी जो आप पिछले 5 साल से सीख रहे हो। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्रेडिटर्स मालूम है? जिनसे हमने उधारी में गुड्स खरीदा है और पैसा दिया नहीं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मालूम है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं पे किया तो आउटस्टैंडिंग हो गया। आपके एम्प्लॉइज को आपने सैलरी नहीं दी, आउटस्टैंडिंग हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब पता है? वो एक्सपेंस जो पे नहीं किया, पे करने का
बाकी। और बिल्स पेबल पता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एसवाईजीसी में था, बिल्स रिसेबल असेट होता है और बिल्स पेबल लायबिलिटी। ड्रॉर के लिए बिल्स रिसेबल होता है, ड्रॉई के लिए बिल्स पेबल होता है। तो ये तीनों मिलके क्या बनता है, ट्रेड पेबल्स। तो ट्रेड पेबल्स अगर आपको जानना है, ट्रेड पेबल्स, तो उसके लिए आपके पास कौन सा नोट है, नोट नंबर 7। तो उसमें आपको जानना है क्रेडिटर्स कितना है, जैसे इसमें आपको जानना है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आपको जानना है कि बैंक से कितना लोन लिया, ओवरड्राफ्ट कितना है, डायरेक्टर्स से कितना लिया, तो नोट नंबर 6। तो वैसे ही आपको जानना है क्रेडिटर्स कितना है, आउटस्टैंडिंग कितना है, बिल्स पेबल कितना है, तो उसके लिए आपको देखने का नोट नंबर 7। ये 10 लाख था, ये 5, बाद में टोटल आउटर में जाएगा। नेक्स्ट क्या है, एस फॉर शॉर्ट टर्म बोरोइंग, टी फॉर ट्रेड पेबल्स, ओ फॉर पढ़ने का, जितना आप लोग पढ़ेंगे आप लोग को प्रैक्टिस होगी। ओ फॉर अदर करंट लायबिलिटीज, बहुत सारी ऐसी लायबिलिटीज है, इसका भी लिस्ट बहुत जबरदस्त है। इन तीनों के अलावा और भी ऐसी लायबिलिटीज है जो हमको इस साल चुकानी। पता चला पिछले साल कम टैक्स भरा था, इस साल और भरने को है। इनकम टैक्स पेबल, किसी से आपने एडवांस ले लिया, आप पढ़ रहे हो 11th में और मैंने आपसे 11th की भी फीस ले ली और 12th की भी ली, तो 11th की फीस ली वो करंट ईयर की फीस, लेकिन जो 12th की फीस ली वो एडवांस है। तो किसी से 1 साल का एडवांस लिया तो वो भी इधर आएगा, किसमें, ओ में, ओ फॉर अदर। इसका पूरा लिस्ट है क्या क्या है, अब वो लिस्ट बोलूंगा तो टाइम चला जाएगा, हमारे पास है पूरा नोट। उसका भी अमाउंट अज्यूम कर लेते हैं 5 लाख। कितना हो गया, ये 10 था ना, +5 +5। लास्ट में टी फॉर शॉर्ट टर्म प्रोविजन, पी फॉर शॉर्ट टर्म प्रोविजन, दिस इज द अपोजिट ऑफ लॉन्ग टर्म। आप अगर आने वाले 10 साल का प्रोविजन कर रहे हो, 5 साल का प्रोविजन कर रहे हो, तो क्या है, लॉन्ग टर्म। लेकिन खाली नेक्स्ट ईयर का प्रोविजन कर रहे हो, अभी कौन सा ईयर चल रहा है, 23-24, 23-24, लेकिन आप 24-25 का प्रोविजन कर रहे हो, तो वो इधर आए, कौन सा प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। उसका भी अमाउंट अज्यूम कर लेते हैं 5 लाख। अब बोलो कितना हो गया, ये 30, ये 25, ये 10 और बाकी तीनों 5 था ना, तो कितना हो गया, 25, 25। इसको भेज देते हैं आउटर, वॉट एवर अमाउंट इट इज, एंड फाइनली आपको ये लायबिलिटी का टोटल। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ हाफ बैलेंस शीट, हेडिंग इक्विटी एंड लायबिलिटीज। थोड़ा रिलैक्स होके, हो सके तो बोर्ड पे मत देखना, ठीक है, मिटाऊंगा नहीं, हो सके इधर मैं नीचे उतर जाता, हाँ इधर देख के बोलूँ। ये जो फॉर्मेट है ये कहाँ पे दिया है, शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2030, और उसका पार्ट 1 इज अबाउट फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एंड पार्ट 2 इज अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। जब हम फाइनल अकाउंट शुरू करेंगे तब उसमें लिखेंगे, अभी हम लोग दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे, इसलिए हमको खाली बैलेंस शीट सीखना है, ठीक है। ड्रॉ करेंगे तो उसमें आपको कॉलम ड्रॉ करना है, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, इनर एंड आउटर, ये आपको ड्रॉ करना है। चाबी चाहिए, 6 बजे देख लिया, देख लिया नहीं, ये 4 कॉलम ड्रॉ करेंगे आप, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, इनर एंड आउटर। लेकिन रियल फॉर्मेट में इनर आउटर नहीं होता, क्या होता है, आप टेक्स्ट बुक में देखना, उसमें आपको प्रीवियस ईयर और करंट ईयर है, सो दैट वी कैन कंपेयर कि भाई लास्ट ईयर क्या था, इस साल क्या है, इंप्रूवमेंट हुआ, प्रमोशन हुआ या डिमोशन हुआ, बिजनेस में तरक्की हुई या डाउन हो गया, इसलिए 2 साल के कॉलम्स बनाते हैं। बट हमारे पास 1 साल ही रहेगा, इसलिए हम लोग इनर आउटर, ठीक है। ओके, द अपर पोर्शन ऑफ द बैलेंस शीट इज इक्विटी एंड लायबिलिटीज। उसके अंदर कितने हेडिंग्स है, 4। पहले वो 4 हेडिंग्स बताओ। सबसे पहला शेयर होल्डर्स फंड, नंबर 2 शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट, वो अकेला ही है, उसमें कुछ नहीं है। लेकिन जो पहला शेयर होल्डर्स फंड है उसमें 3 है, ABC, ठीक है। नंबर 2 हो गया। नंबर 3 नॉन करंट लायबिलिटीज, नंबर 4 करंट लायबिलिटीज। तो ये चारों मेन रहेंगे इसमें। हो सकता है कि नंबर 2 नहीं हो, अगर नंबर 2 नहीं है तो फिर 3 बन जाएगा, 2 और 4 बन जाएगा 3, लेकिन मैक्सिमम 4। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद नंबर 1 अगेन। व्हाट इज नंबर 1, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड मतलब शेयर होल्डर्स का पैसा, कितनी चीजों को मिला के मिलता है, 3। पहला शेयर कैपिटल के अगर डिटेल्स जानने हैं तो देखो नोट नंबर 1। उसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस
उसमें बहुत सारे रिजर्व्स है, डिविजिबल, नॉन डिविजिबल, उसके डिटेल्स जाने तो देखो नोट नंबर 2। एंड थर्ड, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, उसके डिटेल्स जानने तो डायरेक्ट अमाउंट लिखो, उसके लिए कोई नोट की जरूरत नहीं और वो आएगा ही। हो गया, वेरी गुड। नंबर 1। नंबर 2, शेयर एप्लीकेशन मनी मिला है लेकिन अभी तक अलॉटमेंट नहीं किया, इसलिए वो पैसा हमारी लायबिलिटी है। शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, पेंडिंग अलॉटमेंट, आया तो लिखो नहीं तो छोड़ दो। फिर नॉन करंट लायबिलिटीज, यानी ऐसी लायबिलिटीज जो हम लॉन्ग पीरियड में चुकाएंगे, उसमें सबसे पहला लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। द बेस्ट एग्जांपल डिबेंचर, बैंक लोन, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बाकी डिटेल के लिए नोट नंबर 3। ऊपर 3 थे लेकिन नोट 2 ही थे ना। उसके बाद डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, मतलब ऐसा टैक्स जो हम थोड़ा थोड़ा करके या सालों में चुकाएंगे, वो आएगा ही नहीं, आया तो डायरेक्ट लिखते हैं, उसके लिए कोई नोट नंबर नहीं है। उसके बाद अदर नॉन करंट लायबिलिटीज, अदर नॉन करंट लायबिलिटीज है अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लिखेंगे तो ऐसे बोरोइंग्स जो हम कुछ सालों में चुकाएंगे, लेकिन उसका लिस्ट पूरा हमारे पास रहेगा, उसके लिए नोट नंबर 4। और एक लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ऐसा प्रोविजंस जो लॉन्ग पीरियड के लिए किया जाए उसको कहा जाएगा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, उसके लिए नोट नंबर 5। समझ में आया? उसके बाद लास्ट पार्ट करंट लायबिलिटीज, जो 1 साल के अंदर चुका हो, इसमें तो ये चारों रह गए। स्टॉक, एस फॉर शॉर्ट टर्म बोरोइंग, उसमें क्या आएगा? डायरेक्टर्स लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट या ऐसा कोई भी लोन जो 1 साल के अंदर चुका हो। टी फॉर ट्रेड पेबल्स में क्या आएगा? 3 फेमस, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग बिल्स पेबल, ये सब आए। ओ फॉर अदर करंट लायबिलिटीज का पूरा लिस्ट है, उसका पूरा लिस्ट है, जैसे लास्ट ईयर का इनकम टैक्स, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ओके, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू, पूरा लिस्ट है, वो एक्सप्लेन करूंगा। और लास्ट में शॉर्ट टर्म प्रोविजन, और इन चारों के लिए नंबर 6, 7, 8, 9। और फाइनली सारे इनर का टोटल आउटर में है चारों का, और ये आपको मिलेगा टोटल ऑफ लाइफ। समझ में आया? इक्विटी एंड लायबिलिटी क्लियर? So we'll have a break for 5 minutes. After that, we'll continue with assets. 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ओके, सो द हाफ पोर्शन इज कंप्लीट। क्लियर हो गया? सबको याद हो गया होगा, है ना? वैसे ही आपको आगे प्रॉफिट एंड लॉस का भी फॉर्मेट आएगा जब फाइनल अकाउंट सीखेंगे तब। अभी फिलहाल हम जो 3-4 टॉपिक करेंगे फाइनल अकाउंट्स के पहले, उसमें हमको सिर्फ बैलेंस शीट का फॉर्मेट आना चाहिए। क्लियर हो गया? in the practical life actually all these things are the sources of funds. एक कंपनी के पास पैसा आया कहां से? वो ये, अब पैसा आया तो वो पैसा बोया कहां पे लगाया, कहां पे इन्वेस्ट किया, वो ये। क्योंकि कंपनी के पास पैसे आए टोटल, समझो ना, ये सबका टोटल किया 2 करोड़, ये सबका टोटल किया, एज्यूम करो टोटल इज 2 करोड़। चाहे उसमें कुछ पैसा इक्विटी खुद का है, कुछ पैसा बाहर वालों का है, सब मिला के 2 करोड़ रुपए आए। अब वो 2 करोड़ का क्या किया? तो कंपनी बोलेगी 2 करोड़ में से इतना लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा, इतना प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, इतना हमने गुड्स में इन्वेस्ट किया, इसमें इन्वेस्ट किया, इतना पैसा कैश में रखा है, इतने का हमारे पास स्टॉक है, इतने का लूज टूल्स है। तो ये सेकेंड हाफ, दीज आर द लाइबिलिटीज एंड दीज आर द असेट्स। इसमें ज्यादा नहीं है, इसमें 2 ही है, देखो 1 एंड 2। ठीक है, आते हैं सेकेंड हाफ के ऊपर। सेकेंड हाफ का हेडिंग क्या होगा? असेट्स। इसमें असेट्स ही है, जैसे ओल्ड में लायबिलिटीज का क्या हो गया? ओल्ड में लायबिलिटीज होता था, वो अभी क्या हो गया? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। लेकिन ओल्ड में जो असेट्स था वो अभी असेट्स ही। असेट्स के अंदर 2 मेन हेडिंग देखो, नंबर 1 नॉन करंट असेट्स, नंबर 2 करंट एसेट्स, बस 2 ही है। नॉन करंट असेट्स मतलब ऐसी एसेट जो सालों तक आपके पास रहेगी, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग। करंट एसेट्स है कि नॉन करंट एसेट्स? लैंड एंड बिल्डिंग करंट एसेट है कि नॉन करंट? नॉन करंट। लेकिन आपके जेब में रखा हुआ कैश करंट, आज है कल नहीं। स्टॉक करंट एसेट, बेच दिया। ये जो बुक्स रखी है यहाँ पे कौन सी एसेट है? करंट। एडमिशन होते जा रहे हैं, मैं देते जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। कौन सी एसेट? करंट एसेट। तो ऐसी एसेट जो सालों तक रहेगी हमारे पास, दे आर कॉल्ड एज नॉन करंट एसेट्स। और ऐसी एसेट जिसकी लाइफ मैक्सिमम 1 ईयर, उसको बोलेंगे करंट एसेट्स। अब इनके लिस्ट को चेक कर,
सो द फर्स्ट हेडिंग इज नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में देखो ए बड़ा है, ए के अंदर वापस 4 है, लेकिन नॉन करंट एसेट्स में जो टाइप्स ऑफ नॉन करंट एसेट्स है पहले वो पढ़े। नंबर 1 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, जिनको हम पहले फिक्स्ड असेट्स बोलते थे। क्या नाम था? फिक्स्ड एसेट्स। उसका नाम अभी क्या हो गया है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। नंबर बी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। सी डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी का अपोजिट। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी का अपोजिट डिफर्ड टैक्स असेट्स। मतलब वो टैक्स जो हम थोड़े कई सालों में थोड़ा थोड़ा करके पे करेंगे वो है डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, और वो टैक्स जो हमको कई सालों में थोड़ा थोड़ा करके वापस मिलेगा वो है डिफर्ड टैक्स असेट। वो भी डैश है, देखो आया तो ही लिखी। देन लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और लास्ट में अदर नॉन करंट एसेट्स। तो ये सब मिलके क्या बनता है? नॉन करंट एसेट्स। एक एक पे ध्यान दें। ओके, सो नंबर 1 इज नॉन करंट एसेट्स। इसके अंदर ए बी सी डी ई कितने हेडिंग्स है? 5। अब खाली इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जो पहले उसकी बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है नंबर ए। व्हाट इज ए? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, अभी अभी मैंने बोला कि पहले हम इसके लिए क्या वर्ड यूज करते थे? फिक्स्ड एसेट्स। तो प्रॉपर्टी दो टाइप की होती है। फिक्स्ड एसेट्स के दो टाइप्स पता है आपको? टैंजिबल एंड इनटैंजिबल। तो हमारे पास जो कई सालों से हम लोग यूज कर रहे हैं, आने वाले और भी कई साल यूज करेंगे, उन एसेट्स को हम कहेंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। उसमें सबसे पहले आएगा टैंजिबल। टैंजिबल मतलब क्या? विच कैन बी सीन, टच्ड, विच कैन बी बॉट एंड सोल्ड। जैसे मेरे लिए कुशल इंस्टीट्यूट के लिए ये जगह टैंजिबल है, ये बेंचेस, ये एसी, ये सब टैंजिबल एसेट्स। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल्स, कार, ये सब कौन से एसेट्स हैं? टैंजिबल। लेकिन उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी होता है, उसको खरीदते भी है बेचते भी है, तो उसका पूरा एक अलग से नोट होता है। नोट नंबर 10 किसके लिए होगा? नोट नंबर 10 टैंजिबल, क्योंकि उसका पूरा लिस्ट हो। टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स आर सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन एंड इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स आर सब्जेक्ट टू बी रिटन ऑफ और सब्जेक्ट टू बी रेस्ड। ये हमने प्रीवियस ईयर में सीखा है। तो टैंजिबल का लिस्ट आपको देखना है, नोट नंबर 10। उसके बाद इंटैंजिबल। इंटैंजिबल एसेट्स किसको कहते हैं? विच कैन नॉट बी सीन बट कैन बी बॉट एंड सोल्ड। दिखती नहीं है लेकिन बिकती है। जैसे गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, डिजाइन्स, सॉफ्टवेयर, मोबाइल का ऐप, फ्रेंचाइज, लाइसेंस, ये सब कौन सी एसेट्स है? इंटैंजिबल। तो कितने नाम लिए हुए? तो उसके लिए जाएगा नोट नंबर 11। नॉर्मली एक ही रहेगा, जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना एक ही रहेगा, गुडविल, या बहुत बहुत तो पेटेंट आते हैं। मतलब मेन फेमस 4 आते हैं, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट्स और ट्रेडमार्क्स। लेकिन जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो एक या दो मुश्किल से आएगा, तो आपको वो लिखना है। तो उसके लिस्ट के लिए आपको जाना है नोट नंबर 11। और नॉर्मली जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो ये दो ही रहेगा, ये दोनों नहीं रहेगा, इसलिए डैश किया। देखो ये डैश किया मतलब फॉर्मेट में है लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त नहीं आता है। ये जो अगले दो है ना 3 एंड 4, 3 इज कनेक्टेड टू फर्स्ट एंड 4 इज कनेक्टेड टू 2। नंबर 3 क्या है पढ़ना? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस यानी एक ऐसी एसेट है जो पूरी तरह से बनी नहीं है, बन रही। जैसे बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, आपके सामने बिल्डिंग खड़ी हो गई, मतलब पिलर बन गए और 2-4 माला भी हो गया, लेकिन अभी तक फ्लैट्स नहीं बने और 31 मार्च आ गया। कोई भी बिल्डिंग एक साल में तो बनेगी नहीं। आपका कंस्ट्रक्शन चालू हुआ 1 अप्रैल, तो 31 मार्च तक उस बिल्डिंग में क्या फ्लैट रेडी होके सब रहने आ जाएंगे? एक साल में पॉसिबल है नहीं। और अगर बन भी गया तो समझ जाओ कि भाई खतरा है वो बिल्डिंग। ऐसे बिल्डिंग में फ्लैट खरीदना भी हो, तो इसलिए 31 मार्च तक हो सकता है कि 75%, 80% लिखा होता है ना, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस। तो ऐसी एसेट जो बन रही है लेकिन पूरी हुई भी नहीं, लेकिन वो आधी तो बनी। बिल्डिंग ही चलो 10 करोड़ की बिल्डिंग है, 50% काम हो गया तो 5 करोड़ हो गया ना, तो वो क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। उसके लिए कोई नोट की जरूरत नहीं, उसका अमाउंट सीधा लिखना। तो जैसे अगर कोई टैंजिबल एसेट्स बन रही है तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? वैसे ही कोई इनटैंजिबल एसेट्स बन रही है तो उसको हम कहेंगे
इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। और ये चारों का टोटल इनर में ही रखना है, आउटर में नहीं, क्योंकि ये चारों मिलके बनेगा प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। और उसके बाद उस लिस्ट में और भी बी, सी, डी और ई जब ऐड करोगे तो ये जो आउटर में आएगा वो होगा नॉन करंट असेट्स। ओके, तो फिर से बताओ, असेट्स के दो भाग, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में 5 हेडिंग्स है, जिसमें पहला हो गया, क्या है पहला? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। एक्चुअली दीज आर फिक्स्ड एसेट्स। और इसके अंदर 4 हेडिंग्स, टैंजिबल, इंटैंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एंड इनटैंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। डेवलप हो रहे। आप देखते हैं ना शार्क टैंक में, पेटेंट अप्लाई किया क्या? बोले हाँ पेटेंट हमने अप्लाई किया, अभी आ जाए, 2 महीने में पता चल जाए। क्योंकि जब आप अप्लाई करते हो तो गवर्नमेंट तो पता ही है तुरंत कुछ होता नहीं, इंस्टेंट। तो आपने इंटेंजिबल एसेट्स के लिए अप्लाई किया है, लेकिन वो एसेट डेवलप हो रही है, अभी तक हुई नहीं। ट्रेडमार्क्स पता है ना क्या होता है? ट्रेडमार्क्स क्या होता है? आप अपने ब्रांड को रजिस्टर करते हो। जैसे मैं कुशल इंस्टीट्यूट को रजिस्टर कर दूं, तो कल को के आप अगर क्लासेस खोलोगे तो उसका नाम कुशल इंस्टीट्यूट नहीं रख सकते। ब्रांड को, नाम को रजिस्टर करते हैं तो क्या बन जाता है? ट्रेडमार्क। तो वो ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करना पड़ता है कि मुझे ये नाम, और वो उसके लिए महीनों लग जाते हैं। और इस बीच में 31 मार्च आ गया तो क्या बोलेंगे आप? इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। आया समझ? तो चारों का टोटल क्या बन जाएगा बच्चों? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। ये समझ में आया? बी क्या है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। हम अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ये तो पता है आपको, इन्वेस्टमेंट इज एन असेट। इन्वेस्टमेंट इज एन असेट। तो इन्वेस्ट कहां कर सकते हो आप? इसका अपोजिट मैं आपको बताता हूँ। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का अपोजिट देखो इधर, करंट इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट पीरियड के लिए इन्वेस्ट करते हो आप। लोग स्टॉक मार्केट में सुबह शेयर्स खरीदते, 2 दिन बाद बेच देते, आज खरीदा 3-4 दिन बाद बेच दिया। वो कौन सा इन्वेस्टमेंट? करंट। लेकिन आपने ऐसा इन्वेस्टमेंट किया जिसको आप रखेंगे सालों तक, बाद में बेचें। गांव में प्लॉट खरीद के रखा, किसी और कंपनी के शेयर्स खरीदे, अपने पास ही रखे। इन्वेस्टमेंट इन अदर कंपनी शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन अदर कंपनीज डिबेंचर्स, इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज, जो आप सालों तक अपने पास रखोगे, 1 साल के अंदर नहीं बेचोगे। वो कौन सा इन्वेस्टमेंट? तो जैसे टेंजिबल के लिए नंबर 10 था, इनटेंजिबल के लिए 11, इन दोनों के लिए जरूरत नहीं थी, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के लिए नंबर 12। इसका पूरा लिस्ट है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, समझे? उसके बाद डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी का अपोजिट, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी का अपोजिट, ये भी लॉन्ग पीरियड में ही आता है। ये लॉन्ग पीरियड की लायबिलिटी है, तो ये लॉन्ग पीरियड की एसेट है, इसलिए ये नॉन करंट एसेट्स है, क्योंकि इसका बेनिफिट लॉन्ग पीरियड में। तो जिस तरह से हमें गवर्नमेंट को सालों तक थोड़ा थोड़ा देने का निकलता है, वैसे ही थोड़ा थोड़ा लेने का भी निकल सकता है, तो वो इधर जाएगा, डिफर्ड टैक्स असेट्स। उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस। अगर हम किसी से एडवांस लेते हैं तो वो लायबिलिटी होता है। वैसे ही किसी को एडवांस दे दिया, ये लो 5 साल का एडवांस, ये लो 10 साल का एडवांस, उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस। किसी को लोन दे दिया, लोन गिवन फॉर 10 ईयर्स, किसी को लोन दिया, किसी को एडवांस दिया लॉन्ग पीरियड के लिए, तो उसको कहा जाता है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस। उसके लिए नोट नंबर 13, उसका भी लिस्ट है। और लास्ट अदर नॉन करंट एसेट्स। इसमें क्या आता है, एक स्पेशल एग्जांपल दूंगा, इसको याद रखना ही पड़ेगा। इसके बाद जो तुरंत हमारा फर्स्ट चैप्टर शुरू होगा इंटरनल इको, उसमें आने वाला है। एक एक्सपेंस होता है बच्चों, उस एक्सपेंस का नाम है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। एक्सपेंस का नाम बोलो। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस ऐसा होता है जो हम एक बार पैसा खर्च करते हैं, लेकिन उसका फायदा हमको 1 साल से ज्यादा मिलता है। जैसे कि हम अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं, और मार्केटिंग करने के लिए हमने फिल्म स्टार को साइन किया। ये फिल्म स्टार लोग ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं कि नहीं? ब्रांड एम्बेसडर का काम करते हैं ना, बड़ी बड़ी कंपनी को प्रमोट करते हैं। जैसे कि हमारा कुशल इंस्टीट्यूट का ऐप है, तो उस ऐप को प्रमोट करते हैं सौरव गांगुली। जिस कंपनी ने हमारा ये ऐप बनाया, उस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर। इसलिए मैंने आपको बीच में क्लिप भी भेजा, सौरव गांगुली कुशल इंस्टीट्यूट के ब्रांड एम्बेसडर। लेकिन उनको हमने अपॉइंट नहीं किया, जिस कंपनी ने सॉफ्टवेयर बनाया उन्होंने अपॉइंट किया, हमने उनको पैसा नहीं दिया। तो उस कंपनी ने उनके साथ
4-5 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया होगा और उनको एक साथ पैसे दे दिए। तो वैसे ही जब हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते, कोई कार, कोई भी प्रोडक्ट, कार या टीवी या फ्रिज, तो हम किसी फिल्म स्टार को साइन करके उसको देते हैं, ले भाई ये 5 साल का 50 करोड़, 5 साल का 50 करोड़, तो एक साल का 10 करोड़। तो ये जो पैसा दिया उसको बोलते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। क्या बोलते हैं? तो ये जो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस है ना, उसको फिक्टिशियस एसेट्स मानते हैं। कौन सी एसेट्स? फिक्टिशियस, वो खाली नाम की एसेट है। अगर मैंने 5 साल के लिए अमिताभ बच्चन को साइन किया, किसी फिल्म स्टार को या क्रिकेट स्टार को, सचिन तेंदुलकर को साइन किया, तो मैं ये मान लूंगा कि अभी 5 साल के लिए सचिन मेरे लिए काम करेगा, सचिन तेंदुलकर मेरा हो गया 5 साल के लिए। ऐसा कुछ नहीं, ये गलत फहमी है। कोई इंसान आपकी एसेट नहीं हो सकती, तो इसको फिक्टिशियस एसेट्स है। तो किसी को एक साथ 4-5 साल का पैसा दे दो, कौन सी एसेट होती है? कौन सी एसेट? नाम याद रखना, फिक्टिशियस। कौन सा एक्सपेंस होता है? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। ऐसे जो एक्सपेंस होते हैं ना, वो यहाँ पे जाए, किधर? अदर नॉन कर, क्योंकि उसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है। और फिर करते क्या पता है उसको? जैसे जैसे साल बीतता है ना, उसको राइट ऑफ करते हैं। तो हमने सचिन तेंदुलकर को साइन किया कि सर आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर बन जाइए, ये लीजिए 50 करोड़ 5 साल के। तो 50 करोड़ सचिन को दिया, कितने साल काम करेंगे सचिन? 5 साल। तो जैसे ही एक साल खत्म हो जाएगा ना, कितना बचेगा? 40, और एक साल 30। जैसे जैसे साल बीतेगा 10-10 करोड़ उसमें से क्या होगा? राइट ऑफ होगा। क्या होगा? राइट ऑफ। और ऐसे करते करते जब लास्ट ईयर आएगा ना, तो कितना बचेगा? खाली 10 करोड़ ना। लास्ट ईयर आएगा तब कितना बचेगा? 10 करोड़। तो वो इधर नहीं जाएगा, वो इधर जाएगा, ये मिट गया। अदर नॉन करंट एसेट्स किधर चला जाएगा? अदर नॉन करंट एसेट्स किधर चला जाएगा? अदर करंट। मतलब इधर और इधर में फर्क समझ में आ रहा है? एक से ज्यादा साल में राइट ऑफ होने वाला है तो अदर नॉन, और एक साल के अंदर 12 महीने के अंदर खत्म हो जाएगा तो अदर करंट। इसमें फर्क वही है ना, लॉन्ग पीरियड शॉर्ट पीरियड। बाकी और भी एग्जांपल्स है, वो हम देखेंगे, उसके लिए हमारे पास नोट नंबर 14 है। तो इस तरह से 1 2 3 4, ये चारों का टोटल इनर में ही रहेगा। वो क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। फिर उसमें नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी ऐड करो, फिर उसमें डिफर्ड टैक्स असेट ऐड करो, फिर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस ऐड करो, और फिर अदर नॉन करंट असेट्स ऐड करो। तो आउटर में ये जो आएगा, दिस विल बी कॉल्ड एज नॉन करंट असेट्स। समझ में आया? नॉन करंट असेट्स, द अपोजिट ऑफ नॉन करंट असेट्स इज करंट असेट्स। ये मोस्टली सब रहता है, ये ज्यादा रहता ही है। जिस तरह से करंट लायबिलिटीज रहती है, उस तरह से करंट करंट असेट्स भी है। करंट असेट्स मतलब असेट्स विच आर हेल्ड फॉर शॉर्ट पीरियड, जो आज है पता नहीं कल होगा कि नहीं, इस साल है पता नहीं अगले साल होगा कि नहीं, वो सब किसमें आता है? करंट एसेट्स में। तो करंट एसेट्स के अंदर आपके पास ए बी सी डी ई और एफ, ए बी सी डी ई और एफ कितने हैं? 6। यहाँ पे 5 ही थे, ए बी सी डी ई, यहाँ पे 6 है। व्हाट इज ए? करंट इन्वेस्टमेंट इज द अपोजिट ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। आपने इन्वेस्ट किया खाली 4-6 महीने के लिए, आपके पास 1 लाख रुपए आया और आपको फीस भरनी है, लेकिन फीस भरनी है अगले साल 8-10 महीने बाद। क्या करें? 1 लाख रुपया घर में रखेंगे, खर्चा हो जाए। तो आपने एफडी करवा दिया। क्या करवाया? एफडी। कौन सा इन्वेस्टमेंट? करंट इन्वेस्टमेंट। 6-8 महीने का एफडी करना, कहीं पे इन्वेस्ट कर दिए, शेयर्स खरीद लिए, बॉन्ड्स खरीद लिए। जो भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो वो मैक्सिमम 1 साल के लिए, वो कौन सा इन्वेस्टमेंट? करंट इन्वेस्टमेंट। इसका पूरा लिस्ट है, लिस्ट नंबर, नोट नंबर 50। उसके बाद इन्वेंट्रीज, ये भी रहेगा, ये भी रहेगा। इन्वेंट्रीज का मतलब पता है? एनीवन नोज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इन्वेंट्रीज? इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक। स्टॉक, साल खत्म होने के बाद जो गुड्स बचता है, अब आप लोग को देने के लिए हम स्टडी मटेरियल खरीदते हैं, लेकिन एग्जैक्ट जितने स्टूडेंट्स है उतना ही स्टडी मटेरियल नहीं होता, थोड़ा कुछ बचता ही है। 5-10 बुक्स बचती है हमारे पास, वो हमारे लिए क्या है? स्टॉक। उसमें आता है क्लोजिंग स्टॉक, उसमें आता है वर्क इन प्रोग्रेस, उसमें आता है फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल, लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, पूरा लिस्ट है इसका। कौन सा है? नोट नंबर 16 इज अबाउट इन्वेंटरी। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आता है? कैश या फिर कैश के बराबर जो होता है वो, उसको बोलते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इसमें आता है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक्स इन हैंड। चेक्स इन हैंड क्या होता है? आपने मुझे फीस का चेक दिया साइन करके, और मैंने ड्रॉर में रख दिया, उसको बैंक में भरना भूल गया, और 31 मार्च आ गया, तो उसको मैं क्या कहूँगा?
चेक्स इन है, वो भी क्या है, कैश के बराबर है, भले कैश नहीं लेकिन कैश के इक्विवेलेंट है, इसलिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता है उसमें। चेक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश इन ट्रांजिट। कैश इन ट्रांजिट क्या होता है, सामने वाले पार्टी ने कैश भेजा लेकिन आप तक पहुंचा नहीं, वो रास्ते में है, उसको बोलते हैं कैश इन ट्रांजिट। इसका भी पूरा लिस्ट है। नंबर, सॉरी ये भूल गया मैं, मिस्टेक, आप लोग बोलते नहीं है सर एक भूल गया, फिर से, पहला करंट इन्वेस्टमेंट, दूसरा इन्वेंट्री, तीसरा ट्रेड रिसीवेबल्स, उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ट्रेड रिसीवेबल्स इज द अपोजिट ऑफ ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स में आता है क्रेडिटर्स, तो इसमें आता है डेटर्स। ट्रेड पेबल्स में आता है बिल्स पेबल, तो इसमें आता है बिल्स रिसीवेबल। वो पैसा जो हमको मिलने वाला है उसको बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। इसमें मेन दो ही आता है, एक डेटर्स और एक बिल्स रिसीवेबल। डेटर्स में पता है बैड डेट्स, आरडीडी, वो भी आता है सब, तो वो सब माइनस करते हैं, कैसे करते हैं वो सब हम फाइनल अकाउंट्स को देखेंगे। तो करंट इन्वेस्टमेंट के लिए नोट नंबर 15, इन्वेंट्रीज के लिए 16 और ट्रेड रिसीवेबल्स के लिए 17। उसके बाद आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसमें आता है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक्स इन हैंड, कैश इन ट्रांजिट, उसका पूरा लिस्ट है, उसके लिए नंबर 18। लास्ट टू, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस इज द अपोजिट ऑफ लॉन्ग टर्म। प्रीपेड, इसमें ज्यादातर प्रीपेड आता है, आपके एम्प्लॉय को बोला ये ले अगले साल की 2 महीने की सैलरी एडवांस, किसी को एडवांस देना, प्रीपेड देना। आप बड़ा ऑर्डर देते हो, घर में पार्टी है, किसी को ऑर्डर देते हो, बोलते सर एडवांस हो, घर में काम करना है, कारपेंटर बोलता है एडवांस हो, तो किसी को शॉर्ट पीरियड का आने वाले 2 4 6 महीने का एडवांस देते हो या 4 6 महीने का लोन देते हो, वो किसमें आएगा, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, नंबर 19। और सबसे लास्ट में अदर करंट, मैंने कहा ना इसका अपोजिट, इसमें जो ज्यादा टाइम के लिए होता है ये मैक्सिमम इसमें 1 साल के अंदर होता है, इसके लिए नोट नंबर 20। एक बार फिर से एसेट रिवाइज करते हैं, फिर ब्रेक लेंगे, फिर पूरा स्टार्ट टू एंड रिवाइज करेंगे। असेट्स में क्या आता है, दो पार्ट बताओ, नॉन करंट एंड करंट। नॉन करंट एसेट्स आर यूज फॉर लॉन्ग पीरियड, करंट एसेट्स आर यूज ओवर अ शॉर्ट पीरियड। नॉन करंट एसेट्स के अंदर पहला प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, किसका रिप्लेसमेंट है ये, फिक्स्ड एसेट्स। उसमें क्या आता है, टैंजिबल, इंटैंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एंड इंटैंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। और ये इन सब का नोट नंबर है, जिसमें से दो ही नोट आएगा, ये दोनों आए तो डायरेक्ट लिखो और ये दोनों आएगा। बी क्या है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जो लॉन्ग पीरियड के लिए आप इन्वेस्ट करते हो, चाहे शेयर्स में, डिवेंचर्स में, बॉन्ड्स में, किसी और कंपनी में, पार्टनरशिप में, या गांव में कोई प्लॉट खरीद के रखो, वो सब कुछ क्या है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। उसका लिस्ट है, उसका नोट है, नोट नंबर 12। डिफर्ड टैक्स एसेट इज द अपोजिट ऑफ डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अगर आए तो डायरेक्ट लिखो, नोट की जरूरत नहीं। देन लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, किसी को लोन दिया, एडवांस दिया लॉन्ग पीरियड के लिए, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, नोट नंबर 13। और अदर नॉन करंट एसेट्स में क्या आता है, फिक्टिशियस एसेट्स या डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस, जो आप सालों तक, एक बार 50 करोड़ दिया 5 साल तक चलेगा, जैसे जैसे साल बीतेगा उसको राइट ऑफ करेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग अदर नॉन करंट एसेट्स। समझ गए, तो इन सबको इनर में लिख के ये टोटल है। एंड द सेकंड हाफ इज करंट एसेट्स which are used for maximum 1 year, which are held for maximum 1 year। उसमें पहला करंट इन्वेस्टमेंट इज द अपोजिट ऑफ नॉन करंट, ये 1 साल से ज्यादा, ये 1 साल के अंदर शॉर्ट पीरियड के लिए पैसा इन्वेस्ट। ज्यादातर लोग जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं वो यही रहता है, कौन सा, करंट इन्वेस्टमेंट। इसके ऊपर स्पेशल चैप्टर है हमारे पास, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, एफए में एक चैप्टर है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, डिटेल में सीखेंगे। इन्वेंट्रीज में क्या आता है, स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स और लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, वो सब आएगा, रॉ मटेरियल, वो सब इसमें आएगा। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल इज द अपोजिट ऑफ ट्रेड पेबल, इसमें आता है डेटर्स ऑफ बिल्स रिसीवेबल, और डेटर्स का जो भी फॉर्मूला है वो इसमें आता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आता है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक्स इन हैंड, कैश इन ट्रांजिट, उसका भी लिस्ट है पूरा। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, किसी को प्रीपेड दिया आपने, एडवांस दिया किसी को शॉर्ट पीरियड के लिए, किसी को लोन दिया शॉर्ट पीरियड के लिए, तो वो शॉर्ट टर्म लोन्स है। और लास्ट में अदर में आता है ऐसा कोई एक्सपेंस जो 12 महीने के अंदर राइट ऑफ हो जाएगा। इसमें और भी एक दो है, इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट है, और भी लिस्ट में है, वो हम देखेंगे लिस्ट नंबर 20। तो इसमें आपके पास 9 वर्किंग नोट्स है और इसमें आपके पास 11 है, तो 9 + 11 कितना हो गया, 12। सो अगेन विल हैव अ शॉर्ट ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। एक बार रिवाइज करना पड़ेगा आप लोगों के लिए, अगर आप लोग चाहते तो नहीं भी करूंगा, करना है ना, तो 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं फिर रिवाइज।
चलो तो एक बार स्टार्ट टू एंड रिवाइज कर लेते हैं। आप लोगों के अभी जो सेम 5 है उसमें अकाउंट्स में 5 चैप्टर्स हैं। 5 में से पांचवा थियरी है, बचे 4। 4 में से 3 चैप्टर्स में ये फॉर्मेट आए, जिसमें कंपनी फाइनल अकाउंट्स में तो आएगा ही, वो तो पूरा इसके साथ आपको प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाना पड़ेगा। उसके बाद इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में खाली इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, उसमें ये नहीं है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में आएगा और बाय बैक में आएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सबसे खास बात ये जो नंबर्स आपने लिखे हैं दे आर सब्जेक्ट टू चेंज, फिक्स नहीं है, जो रहेगा वही यूज करो। अभी इसमें आपका 1 एंड 2 तो ज्यादातर रहता है, लेकिन इसके अंदर हो ये ज्यादातर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ही रहता है, ये सब नहीं रहेगा। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एक ही सिंगल रहेगा, तो ये सीधा आउटर में लिख लेंगे आप। तो 3 के बाद सीधा फिर 4 इसका आ जाएगा, किसका? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स का नंबर 4। तो जो नहीं है उसका नंबर जो नेक्स्ट आएगा उसको दे देगा। सो मैक्सिमम 20 है, लेकिन जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो उसमें आपको 10 या 12 ही नोट्स टू अकाउंट स्टॉक करना है। ठीक है, चलो रिवाइज करते हैं स्टार्ट टू एंड पूरा। व्हाट इज द एक्ट एप्लीकेबल? कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल 3। पहले 1956 का एक्ट था और शेड्यूल 6 था। अभी 2013 है और शेड्यूल 3 है। लेकिन शेड्यूल बदल गया, लेकिन पार्ट 1 इज अबाउट बैलेंस शीट एंड पार्ट 2 इज अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस। एसवाई बीकॉम तक हम लोग क्या करते थे, पहले प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं बाद में बैलेंस शीट। टीवाई में ऐसा नहीं है, पहले बैलेंस शीट बाद में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी दी। तो ये करने के बाद ये इसके बाद मैं आपको आज ग्रुप पे कुछ और 4-5 फोटोज भेजूंगा, जिसमें ये सारे 20 नोट्स हैं। ये आपको लिख के आना है नेक्स्ट लेक्चर में, सारे 20 नोट्स। और वो 20 नोट्स मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। वैसे कल का प्लान था कॉस्टिंग था, लेकिन कल भी एफए ही होने वाला है, क्योंकि मैम का थोड़ा आई साइट का इशू आया, तो वो डॉक्टर के पास गई है, तो उनका आई साइट को लेकर कुछ छोटा सा कुछ सर्जरी हुआ है, तो उनको 2 दिन का रेस्ट है। तो परसों मैम का लेक्चर होगा, कॉस्टिंग का परसों होगा। कल हम लोग एफए को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये वैसे भी ये बाकी है, जो भी बचा कुछ है वो हमको खत्म करेंगे। यस, सो कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल 3 पार्ट 1 फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। हेडिंग क्या लिखोगे? बैलेंस शीट ऑफ सो एंड सो कंपनी एज। कॉलम्स कितने हैं? 4। पर्टिकुलर्स, काफी लोग एक सीरियल नंबर के लिए और कॉलम बनाते, कोई मतलब नहीं। ये सब नंबर्स देना भी जरूरी नहीं है, हेडिंग्स लिख के उसके नीचे सीधा नाम लिख लो तो भी चलता है। ABCD 1 2 3 4 जरूरी नहीं है, हेडिंग लिखो और उसके अंडर में क्या आ रहा है वो लिखो। ठीक है, ये तो एक फॉर्मेलिटी के तौर पे हमारे पास ये सब नंबर्स है, बट नंबर्स आर सब्जेक्ट टू चेंज। पर्टिकुलर्स है, नोट नंबर है, इनर कॉलम है, आउटर कॉलम। द अपर पोर्शन ऑफ बैलेंस शीट इज इक्विटी एंड लायबिलिटीज, जिसके अंदर 4 सब हेडिंग्स है। पहले वो बताओ। फर्स्ट, शेयर होल्डर्स फंड। सेकंड, share application money received but allotment is pending allotment. Number 3, non current liabilities, and 4, अभी लाइन से जाते फिर से। नंबर 1, शेयर होल्डर्स फंड में कितने हेडिंग्स है? 3। सबसे पहला शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के डिटेल्स के लिए नोट नंबर 1। ओके, उसका पूरा वो हम कल ही बात करें तो अच्छा है। फिर उसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस के लिए नोट नंबर 2। उसके बाद मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर, अगर है तो उसको डायरेक्ट लिखो, उसके लिए नोट की जरूरत है। तीनों को इनर में लिख के टोटल जाएगा आउटर में, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज शेयर होल्डर्स फंड। वो पैसा किसका है? शेयर होल्डर्स। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 इज अ स्पेशल हेडिंग। वो पैसा शेयर होल्डर का नहीं है, क्योंकि जिससे पैसा लिया है वो अभी तक शेयर होल्डर बने नहीं है। सिर्फ कौन सा पैसा लिया है? एप्लीकेशन का पैसा, लेकिन उनको शेयर अलॉट किया नहीं है, इसलिए उसका नाम क्या है? शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग अलॉट, एंड इट्स अ स्पेशल लायबिलिटी, इसलिए वो सिंगल हेड के तौर पे लिख के अगर आया तो उसका अमाउंट सीधा आउटर में लिख देंगे। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज किसको कहते हैं? ऐसी लायबिलिटीज जो आपको सालों में थोड़ा थोड़ा करके चुकानी है, उसको क्या कहा जाएगा? नॉन करंट लायबिलिटीज। उसमें ज्यादातर फर्स्ट ही आएगा, उसमें ज्यादातर फर्स्ट ही आएगा। फर्स्ट क्या है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ऐसे लोन जो आप सालों में चुकाएंगे। उसका बेस्ट एग्जांपल है डिबेंचर्स, बैंक लोन, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और किसी से भी आपने लोन लिया हो जो लॉन्ग पीरियड में चुकाओगे वो किसमें आएगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। उसके बाद डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ब्रैकेट में नेट, अगर आया तो आएगा तो डायरेक्ट लिखो, उसमें एक ऐसा टैक्स आएगा जो आप फ्यूचर में
थोड़ा थोड़ा करके पे करा रहे हैं डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, बट वो आएगा ही नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ। आएगा तो हम डायरेक्ट उसको नेक्स्ट हेडिंग अदर। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज मतलब ऐसी और भी कुछ लाइबिलिटीज है जो कुछ सालों में आप थोड़ा थोड़ा करके चुका हो। हाँ सॉरी, नोट नंबर भूल गया। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के लिए नंबर 3 है, डिफर्ड टैक्स के लिए कोई नोट नहीं है, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के लिए नंबर 4। और पांचवा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, मतलब ऐसा प्रोविजन जो हम बहुत सालों में हमको पैसा वो काम आने वाला है, तो हम उसका जो लॉन्ग मेन इसमें आता है एम्प्लॉय के लिए जो पैसा निकाल के रखते हैं, प्रोविडेंट फंड्स या एम्प्लॉय से रिलेटेड कुछ है ऐसा पैसा जो कुछ सालों के बाद आपको उसको देना पड़ेगा। ये हो गया आपका नॉन करंट लाइबिलिटीज। उसके बाद करंट लाइबिलिटीज जो मोस्टली सब रहेगा स्टॉक। स्टॉक एज फॉर शॉर्ट टर्म बोरोइंग इज द अपोजिट ऑफ लॉन्ग टर्म। किसी से आपने लोन लिया है, 1 साल के अंदर पे करना है, जैसे बेस्ट एग्जांपल बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स एंड अदर लोन्स, वो सब जाएंगे। उसके लिए नोट नंबर क्या आ रहा है? नोट नंबर क्या आ रहा है? 6। उसके बाद टी फॉर ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स में 3 फेमस लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। उसके लिए नोट नंबर 7। ओ फॉर और भी कुछ करंट लाइबिलिटी, जैसे टैक्स भरने का थोड़ा बाकी है लास्ट ईयर का, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू, किसी को इंटरेस्ट देने का बाकी है, या किसी से एडवांस में पैसा ले लिया है आने वाले 1 आध साल का, तो वो सब अदर करंट लाइबिलिटीज में। और लास्ट में शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, मतलब वो प्रोविजन जो अगले साल के लिए आप करते हो, शॉर्ट पीरियड के लिए प्रोविजन का। इसका बेस्ट एग्जांपल है प्रोविजन फॉर टैक्स, एग्जांपल आपको मिल जाएगा। उसके लिए नोट नंबर 9, 6, 7, 8, 9। तो इस तरह से 9 आपको नोट्स टू अकाउंट्स की जरूरत पड़ेगी इक्विटी एंड लायबिलिटीज के। द सेकेंड हाफ पार्ट इज असेट्स। असेट्स में 2 ही हेडिंग्स है, नॉन करंट एंड करंट। नॉन करंट एसेट्स आर एसेट्स व्हिच आर यूज्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन इसके अंदर ए बी सी डी ई 5 है। ए क्या है? सबसे बड़ा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, लेकिन ये एक नहीं है, इसके अंदर 4 है। tangible, intangible, capital work in progress and intangible asset under development। लेकिन नोट होगा tangible और intangible। क्या नंबर? 10 और 11। और चारों का टोटल इनर में ही लिखना है, क्योंकि चारों का टोटल इनर में जो आएगा वो रहेगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। फिर उसमें और भी बाकी नॉन करंट एसेट्स है जो आप ऐड करें। तो ए हो गया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। बी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ऐसा इन्वेस्टमेंट जो सालों के लिए आप करोगे, चाहे वो शेयर्स में करो, डिबेंचर्स में करो, बॉन्ड्स में करो, प्रॉपर्टी में करो, उसका पूरा लिस्ट है। उसका क्या नंबर है? 12। उसके बाद डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी का अपोजिट, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी का अपोजिट डिफर्ड टैक्स एसेट। वो आया तो डायरेक्ट लिखो, उसके लिए कोई नोट की जरूरत नहीं है। उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, किसी को लॉन्ग पीरियड के लिए एडवांस दे दिया, ये ले 5 साल का पैसा, ये ले 5 साल के लिए लोन, उसके लिए पूरा लिस्ट है। नोट नंबर 13 लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस। और उसके बाद अदर नॉन करंट एसेट्स। अदर नॉन करंट एसेट्स में आएगा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस और फिक्टिशियस एसेट्स, जो सालों, ऐसा खर्चा जो एक बार पे करते हो सालों में उसको आप राइट ऑफ करोगे। एग्जांपल्स के लिए हमारे पास है नोट नंबर 14। ठीक है, इस तरह से इन सबको इनर में रख के टोटल आउटर में जाएगा, उसको हम कहेंगे नॉन करंट एसेट्स। समझ गए? एंड द लास्ट पार्ट इज करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में कितने हेडिंग्स है? 6। इसलिए 14 + 6 कितना हो जाएगा? 20। पहला, करंट इन्वेस्टमेंट इज द अपोजिट ऑफ नॉन करंट। नॉन करंट 1 साल से ज्यादा, तो करंट 1 साल के अंदर। उसके लिए नोट नंबर अभी 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये 6 उसके लिए। ठीक है, तो करंट इन्वेस्टमेंट के बाद इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज में क्या आता है? स्टॉक, स्टॉक इन ट्रेड, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, वो सब पूरा लिस्ट है। इन्वेंट्री के बाद ट्रेड रिसीवेबल्स, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और भी चेक्स इन हैंड। उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, 1 साल का एडवांस दिया, प्रीपेड दिया, वो सब उधर है। और लास्ट में अदर करंट, ऐसी एसेट जो 1 साल के अंदर खत्म हो जाएगी, अदर करंट एसेट्स का भी लिस्ट है। तो इसके 6 आपको वर्किंग नोट्स मिल जाएंगे। फाइनली इन सब का टोटल आउट है
ये प्लस ये जो ये अमाउंट आएगा दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 1 2 3 एंड 4 का टोटल, ये और ये अमाउंट सेम हो। आया समझ में? और लास्ट में कुछ ऐसी लाइबिलिटीज, दिस इज द लास्ट फॉर द डे, मुझे नहीं लगता वो मैं अभी करवा पाऊंगा बिकॉज बहुत लेंदी है, वो भी टाइम चला जाएगा, इतना टाइम आज है नहीं मेरे पास, तो इसको हम कल ही कंटिन्यू करेंगे। एक और लेक्चर आपको दे रहा हूँ मैं, तो उसमें आप 20 के 20 नोट्स लिख के आएंगे, वो एक्सप्लेनेशन दूंगा और ये चार्ट बताने वाला हूँ। लेकिन पहले एक काम करना आप लोग, ये आपने बैलेंस शीट बनाई है ना सबने? जिसने नहीं बनाई उसको चाहिए तो मैं पर्सनल पे फोटो दे देता हूँ, कॉपी कर लेना। बैलेंस शीट के बाद एक पेज इसके लिए छोड़ देना, इस चार्ट के लिए, और उसके बाद नेक्स्ट पेज पे नोट्स टू अकाउंट्स हेडिंग लिख के आपको वो 20 नोट्स लिखने, ठीक है? फॉर्मेट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए पूरा एक पेज जाएगा, ये आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप नोट नंबर 1 किसके लिए रखते हो? शेयर कैपिटल, तो वहां पे आपको बताना पड़ेगा ऑथराइज कितना, इशूड कितना, सब्सक्राइब कितना, तो वो पहले आपको पूरा स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, तो इसका पूरा चार्ट है, इसके बिना आपका नोट नंबर 1 होगा ही नहीं। और कंप्लीट सॉल्यूशन, एक भी मार्क नहीं जाएगा, 90 प्लस मार्क्स आते ही है पक्का, अकाउंट्स में सबको आते हैं। इस साल भी रिजल्ट काफी अच्छा है हमारे लास्ट ईयर के बैच का, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है अभी तक स्पेसिफिक मार्क्स नहीं मिले, वो रिजल्ट बड़ा कंफ्यूजन वाला होता है, ग्रेड्स दिए जाते हैं, इंडिविजुअल सब्जेक्ट के मार्क्स उनको मिले नहीं। टैक्सेशन सबसे इजी पेपर था लास्ट ईयर अभी जो एग्जाम, जबकि टैक्सेशन में लोग डरते हैं, और सबसे इजी, आपको प्रैक्टिस मिलेगी उतनी तीनों सब्जेक्ट्स में कि पेपर आपके इजी जाए, लेकिन उसके लिए आपको हर चीज बारीकी से समझनी पड़ेगी। ये जो लास्ट पार्ट है ये सुन लो, क्या लिखा है ये, इसके ऊपर अलग से लास्ट में शॉर्ट नोट लिखाऊंगा, फिलहाल खाली ऐसे ही प्रेजेंटेशन के तौर पे लिखा है। कंटीजेंट लायबिलिटी में जितनी भी कंटीजेंट लायबिलिटी है वो नीचे एक एक करके सेंटेंस लिखना है। कुछ लायबिलिटीज ऐसी होती है जो अराइज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, उनका अराइज होना डिपेंड करता है फ्यूचर पे, उनको बोलते हैं कंटीजेंट लायबिलिटी। एक एग्जांपल, एक ही एग्जांपल दूंगा, हमारे पास 7 या 8 एग्जांपल्स हैं, वो सब दूंगा, इतना टाइम नहीं है, एक ही एग्जांपल देता हूँ कंटीजेंट लायबिलिटी का, जो काफी फेमस है, जो मैं कितनी बार दे चुका हूँ, कि हमारी फैक्ट्री में एक वर्कर काम कर रहा था और उस वर्कर का एक्सीडेंट हो गया, उस वर्कर का एक्सीडेंट हो गया और उसका हाथ कट गया, एक्सीडेंट में ही लॉस्ट हिज हैंड। बड़े अफसोस की बात है कि वो हमारा वर्कर है, उसका हाथ कट गया, तो इंसानियत के नाते कंपनी को उसका कॉम्पेंसेशन उसको देना चाहिए, लेकिन वो वर्कर ने क्या किया, कंपनी के ऊपर केस कर दिया, ये इल्जाम लगाया कि कंपनी का मशीन खराब है, मशीन खराब था, मुझे 50 लाख का जुर्माना चाहिए, बिकॉज ऑफ कंपनी फॉल्ट। हमने कंपनी को बोला था मशीन को रिप्लेस करो, एंड कंपनी डिड नॉट रिप्लेस द मशीन, तो मुझे 50 लाख रुपए चाहिए। अब कंपनी का ईगो हर्ट हो गया, बोले हमारा मशीन तो अच्छा भला है भाई, हमारे मशीन को तो कुछ नहीं हुआ। कंपनी को पता चला मशीन की गलती नहीं है, उसकी गलती है, और दारू पी क्या है, जिस दिन उसने मशीन पे काम किया ही वॉज ड्रंक, या कुछ भी और कारण, और उसकी गलती की वजह से उसने मशीन में हाथ डाला और उसका हाथ कट गया। इट वॉज नॉट द फॉल्ट ऑफ द कंपनी, तो उसने कंपनी पे केस किया, तो कंपनी ने उस केस को डिफेंड किया कोर्ट में, तो कोर्ट में अभी वो केस चल रहा है, और कोर्ट में तो पता है आपको, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता, ये कौन सी लायबिलिटी है, कंटीजेंट। 50 लाख रुपया देना पड़ भी सकता है, नहीं हो सकता है कोर्ट में साबित हो जाए कि कंपनी का ही फॉल्ट, मशीन आके चेक किया, प्रूफ भी है, देखो हमने 1 साल पहले सब वर्कर ने मिलकर अप्लाई किया था, देखो ये, अगर उसके पास स्ट्रॉन्ग प्रूफ है, उसने साबित कर दिया, तो 50 लाख रुपया देना पड़ेगा। और हमारे पास प्रूफ है कि नहीं, मशीन तो अच्छा भला है, ये देखिए जिस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ 1 महीने पहले ही मशीन लाया था, देखिए उसका वारंटी पीरियड सब कुछ है, देन वी डोंट हैव टू पे। तो उन लाइबिलिटीज को बोलते हैं कंटीजेंट लाइबिलिटी, का लिस्ट है 7-8, वो हम अलग से लास्ट में 20 नंबर 20 के बाद हमारा जो 21वां रहेगा लिस्ट, वो किसका रहेगा, कंटीजेंट। और ये लाइबिलिटी जब अराइज होती है ना, जब हम पे करते हैं ना, तभी एंट्री पास होती है, अराइज नहीं होती तो एंट्री पास नहीं करती, क्योंकि अराइज नहीं हुई तो पैसा देना नहीं पड़ा। कंटीजेंट लाइबिलिटी के बारे में कहा जाता है कि जब वो अराइज होती है तो लॉस होता है, लेकिन जब वो अराइज नहीं होती तो प्रॉफिट नहीं होता, समझे? उस वर्कर का हाथ कट गया, अगर हम 50 लाख रुपया देंगे तो हमको क्या होगा, 50 लाख लॉस, लेकिन नहीं देंगे तो क्या 50 लाख का प्रॉफिट हुआ हमको, नहीं ना, लॉस बच गया, लॉस होने से। तो ये बात भूलना नहीं, कंटीजेंट लाइबिलिटीज gets materialized. Contingent liabilities are recorded in the books of account only when they get materialized. मतलब जब वो अराइज होती है तब रिकॉर्ड करते हैं,
बट इफ डजंट गेट मटेरियलाइज देयर विल बी नो एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। और ये पहले चैप्टर में ही कंटिंजेंट लायबिलिटीज 3 3 4 4 आने वाली है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। सो दिस इज द एडिशनल थिंग विच वी मस्ट लर्न। सीधा बुक लेके टॉपिक नंबर 1 पढ़ते हैं और सीधा ये ऐसा करने का वैसा करने का नहीं चलता है। आपको पहले से पता होना चाहिए कि कंपनी का फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट क्या है, कहाँ पे क्या जाता है। भले ही इसमें से 50 पर आपका ये 2 पेज गया ना, जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे 1 पेज में बैलेंस शीट बनेगी, 2 पेज में नहीं, 1 पेज में। मतलब इतना कुछ कम रहेगा, जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे सब कुछ नहीं रहेगा। लेकिन कभी ए होगा, कभी बी होगा, कभी एक दिया होगा, कभी दूसरा नहीं दिया होगा, तो हमने मैक्सिमम एक बैलेंस शीट में क्या क्या आ सकता है वो सब डाल दिया आपके सामने। लेकिन एक प्रॉब्लम में इतना सब कुछ नहीं है। ओके, क्लियर? एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? नो? तो मैं अभी थोड़ी देर में, अभी जैसे ही आप लोग रास्ते में रहेंगे, घर पहुंचेंगे, उसके पहले आपको फोटोज भेज देता हूँ। तो नेक्स्ट लेक्चर में आने से पहले आपको 20 नोट्स लिख के आना है। आप लोग पहले हेडिंग लिखोगे, एक पेज छोड़ना भूलना नहीं। एक पेज छोड़ के अगले पेज पे हेडिंग लिखोगे नोट्स टू अकाउंट्स, और उसमें टोटल आपको 20 नोट्स लिखने। ठीक है, बाकी की बात कल करते हैं। टाइमिंग फॉर टुमारो इज सेम एंड सब्जेक्ट इज ऑल्सो सेम। परसों हम लोग कॉस्टिंग रखेंगे।